हेलो गाइस, आप लोग नई स्टोरी सुन सकते हो हमारे ऐप पे जाके। और इसका लिंक आपको मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सागा सीरीज नाम भी है, आप लोग नाम सर्च कर सकते हो। उसमें दो स्टोरी मिलेंगी। मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस होगी एक स्टोरी, और एक नई स्टोरी आज शाम तक आ जाएगी। और बाकी जो पुरानी सीरीज़ हैं, जो कि 4 सीरीज़ यहाँ पर चलती है, इनके भी स्टार्टिंग एपिसोड्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे मंडे से। और उसके तर्जमाई के पड़े हुए हैं 23 एपिसोड्स। बाकी और इसका पार्ट्स डालूँगा, और ये इसी वीक के अंदर सारा कुछ फिनिश हो जाएगा। आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें सागा सीरीज़। बाकी सीरीज़ भी मंडे से अवेलेबल हो जाएंगी। 10 वर्षों के दौरान आरव ने सभी प्राचीन कलाकृतियों को परिष्कृत कर लिया। उसकी अपनी शक्ति भी लगातार बढ़ रही थी और वह रिलीज रेल्म के 9वें स्तर की चोटी से अब ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर उसमें अभी भी कुछ गहराई की कमी थी। हालांकि 9 प्रोविंसेस से हेवनली क्लाउड गायब हो चुका था, लेकिन ये दुनिया अधूरी थी। इस दुनिया में लाइफ सेवरिंग रेल्म तक पहुंचना असंभव था। लेकिन आरव अलग था, वह एकमात्र अपवाद था। पहले हेवनली मिस्ट्री सेक्ट के गुप्त क्षेत्र में उसने नियमों की पूर्ण शक्ति प्राप्त की थी। इस स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे भी वह लाइफ स्लेइंग रेल्म में प्रवेश कर सकता था। लेकिन आरव आसानी से ब्रेक थ्रू करने का इरादा नहीं रखता था। उसे अपनी शक्ति को और स्थिर करना था, रिलीज रेल्म में और अधिक अभ्यास करना था। अब कोशर में ऐसा कोई नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। उसका अनुभव केवल समय के साथ ही निखर सकता था। आरव एकांत साधना से बाहर निकला और मंदिर पहुंचा। 10 वर्षों में ये पहली बार था जब आरव गुप्त कक्ष से बाहर निकला था। जमशेद, राज, रोहित और बाकी लोग ये जानने के बाद तुरंत आ पहुंचे कि आरव साधना से बाहर आ चुका है। आरव साधना के लिए एकांत में गया था, इसलिए उस दौरान कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। योर मैजेस्टी, आप? राज ने पूछा। आरव की आभा पूरी तरह नियंत्रित थी और वह कुछ भी असामान्य महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि आरव बस रिलीज रेल्म का एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन जितना ऐसा लगता था उतना ही राज चिंतित हो रहा था, क्योंकि आरव की शक्ति अब उसकी समझ से कहीं आगे निकल चुकी थी। हे, मेरी शक्ति थोड़ी बढ़ गई है, आरव ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने पूछा कि उसकी एकांत साधना के दौरान कोशा कैसा रहा। योर मैजेस्टी, सभी राज्यों का सहयोग बहुत अच्छा है। सभी संसाधनों को एकीकृत कर दिया गया है और हर 3 महीने में चयन होता है। प्रत्येक राज्य के उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग हेवनली गॉड स्टेट आ सकते हैं, जहां मैं स्वयं उन्हें प्रशिक्षित करता हूं। यदि उनकी शक्ति और प्रतिभा पर्याप्त हुई तो उन्हें डिवाइन जनरल बनने का अवसर मिलेगा, रोहित ने सम्मानपूर्वक कहा। यह वही योजना थी जो आरव ने एकांत में जाने से पहले बनाई थी। हर राज्य से असाधारण प्रतिभाशाली लोगों का चयन और प्रशिक्षण। 300 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। वे बूढ़े लोग जिन्होंने सैकड़ों या हजारों साल जिए थे, उनकी प्रतिभा और अवसर सीमित थे। चाहे उन्हें कितने भी अवसर दिए जाएं, शायद वे अधिक उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। इसलिए नई पीढ़ी को विकसित करने पर ध्यान देना आवश्यक था। योर मैजेस्टी, जिन डिवाइन जनरल्स को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी शक्ति में भारी वृद्धि हुई है और कई डिवाइन जनरल्स जिन्हें मैंने वर्षों पहले चुना था वे भी वापस अपने पदों पर लौट आए हैं, जमशेद ने सम्मानपूर्वक कहा। विंज एम्परर स्टेट के शाही गुप्त क्षेत्र में छिपा मंदिर भी गिरे हुए ह्यूमन एम्परर की आपात योजनाओं में से एक था। जमशेद लगातार गुप्त रूप से डिवाइन जनरल्स को प्रशिक्षित करता रहा था। योर मैजेस्टी, उन बूढ़ों ने कोई असामान्य हरकत नहीं दिखाई है, लेकिन कुछ ने गुप्त रूप से छिपने की जगहें तैयार कर ली हैं। अंत में राज की बारी आई। आरव ने सिर हिलाया और लंबे समय तक मंदिर में रुका, जहां उसने पिछले वर्षों में 9 प्रोविंसेस में हुई घटनाओं के बारे में जाना। मुझे उनके नाम और स्थान दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा, आरव ने शांत स्वर में कहा। जी, राज ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इसके बाद आरव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने गया। तन्वी भी वापस घर लौट आई थी। वह अब एक सुंदर युवा स्त्री बन चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई कमी नहीं थी, शरीर आकर्षक था और उसकी साधना भी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब उसके पास ओपनिंग सी रेल्म के 6ठे स्तर की शक्ति थी। पिताजी एकांत साधना से बाहर आ गए। जब तन्वी ने आरव को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं और वह तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। आरव पूरी तरह चकित रह गया। अगर तन्वी की आभा न होती तो वह उसे अपनी बेटी के रूप में पहचान ही नहीं पाता। तन्वी अपने पिता की बाहों में कूद गई और मीठे स्वर में रोने लगी। आरव पूरे 10 साल तक एकांत साधना में रहा था।
पिछली बार जब वह बाहर आया था तब भी वह बहुत जल्दबाजी में था। अब आखिरकार वे दोबारा मिल पाए थे, इसलिए सबके मन में वर्षों की तड़प भरी हुई थी। पिताजी, आप बहुत बुरे हैं, अब जाकर बाहर आए हैं, तन्वी ने शिकायत की। आरव को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो अभी 40 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी गहरी आध्यात्मिक साधना के कारण उसका चेहरा अब भी एक युवा जैसा ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। और तन्वी उसे किसी भी तरह देखने पर उसकी छोटी बहन जैसी लग रही थी। तन्वी की आवाज़ सुनकर सुनैना, समृद्धि, वीणा, नैना और बाकी महिलाएं भी बाहर आ गईं। आरव ने यहाँ पहुँचते ही सब महसूस कर लिया था। उसकी सभी स्त्रियां साथ में रहती थीं। उसे ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इतनी महिलाएं साथ रहकर भी झगड़ा नहीं कर रही थीं। एकांत साधना में जाने से पहले आरव ने विशेष रूप से जमशेद और राज को निर्देश दिए थे, अगर ये महिलाएं झगड़ा करें तो तुरंत उसे बताना, लेकिन परिणाम पूरी तरह सौहार्दपूर्ण था। अर्नव, आरव, माय लॉर्ड। महिलाओं का पूरा समूह तुरंत आरव के चारों ओर इकट्ठा हो गया। सामने और पीछे से गले लगाए जाने का यह एहसास उसे बहुत समय बाद महसूस हुआ था। तन्वी बगल में मुंह फुलाकर खड़ी रही। उसने अपनी माँ और बाकी आंटियों के प्रति बिल्कुल भी संकोच नहीं दिखाया। आरव 10 वर्षों तक एकांत साधना में रहा था। अब जब वे फिर से मिल पाए थे तो पति पत्नी और बाकी सबके मन में लंबे समय से जमा तड़प उमड़ पड़ी। सुनैना ने एक भव्य पारिवारिक भोज तैयार करने का आदेश दिया। आरव के वर्तमान स्तर पर भोजन अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया था, वरना बूढ़ा शेर इतने लंबे समय तक फंसे रहने के बाद भूख से मर गया होता। लेकिन स्वाद अब भी बहुत अच्छा था। लव घर पर नहीं थी, वह यात्रा पर गई हुई थी। आरव और उसकी पत्नियों के समूह ने 1 महीने से अधिक समय साथ बिताया और कई निजी पल साझा किए। उस दौरान तन्वी को छोड़कर कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। 1 महीने बाद आरव चला गया। वह बाहर जाकर दुनिया को देखना चाहता था। वह अकेला निकला, उसके साथ कोई नहीं था। इसके अलावा आरव के एकांत साधना से बाहर आने की खबर अभी गुप्त रखी गई थी और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। पिछले 10 वर्षों में आरव के कारनामे पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके थे। ये कहा जा सकता था कि कोशा की हर भूमि पर आरव की कोई न कोई कथा प्रचलित थी। पहले आरव ने स्टॉट कॉन्टिनेंटल में अपनी पहचान बनाई थी और बलपूर्वक बबलू को मार डाला था। उसी समय आरव को बहुत से समर्थक मिले थे जो मानते थे कि वह 9 प्रोविंसेस में मानव जाति की भविष्य की आशा है। अब जबकि आरव ह्यूमन एम्परर बन चुका था, उसके पुराने समर्थक और भी अधिक उत्साही हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसके विकास का पूरा इतिहास भी लिख डाला था। आरव के कारनामों और चित्र को पूरे देश में फैलाया जा रहा था। इन सब में सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला समाचार ये था कि आरव कभी एक ऐसा दामाद था जो अपनी पत्नी के घर में रहकर जीवन बिताता था। कौन सोच सकता था कि आज का कोशा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, कोशा का ह्यूमन एम्परर, एक घर जमाई परिवार से निकला होगा। और इतना ही नहीं, आरव के घर जमाई रहने के दिनों की सारी बातें फिर से खोद निकाली गई थीं। उसे उसके कुल द्वारा मजबूर किया गया था कि वह दूसरे परिवार में विवाह करे। उसके बाद ही वह धीरे धीरे उठकर इतना महान बन पाया। इसने सचमुच उस पुरानी कहावत को सिद्ध कर दिया कि किसी युवा की क्षमता को कभी कम मत आंको। इस घटना ने अनगिनत युवाओं को और अधिक प्रेरित कर दिया। इससे उनमें और ज़्यादा संघर्ष करने की भावना जाग उठी। उन्हें लगने लगा कि यदि वे कड़ी मेहनत करें तो शायद भविष्य में वे भी ह्यूमन एम्परर बन सकते हैं। यहाँ तक कि कई वर्षों तक घर जमाई बनने का एक चलन ही शुरू हो गया। बहुत से युवा और सफल पुरुष दूसरे परिवारों में घर जमाई बनने लगे। वे तो विशेष रूप से बदसूरत महिलाओं को ढूंढते थे, ये सोचकर कि शायद उनका भाग्य भी खुल जाए और उन्हें किसी दिव्य मंदिर की देवी जैसी स्त्री मिल जाए। लेकिन ऐसा अवसर हर किसी को कहाँ मिलता है। ऐसी देवियाँ बहुत दुर्लभ होती हैं। अवसर वास्तव में बेहद कम होते हैं। आरव लगातार शून्य को चीरते हुए कोशा की भूमि पर आगे बढ़ता रहा। अब उसकी दृष्टि और श्रवण शक्ति अत्यंत भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। यदि वह चाहता तो लाखों मील दूर की हर चीज को स्पष्ट रूप से देख और सुन सकता था। आरव ने कई मानव नगरों का भी दौरा किया। सुविधा के लिए उसने अपना रूप बदल लिया था और गर्ग का रूप धारण कर लिया था। आरव आधे महीने तक यूं ही घूमता रहा। अंततः वह स्पैरो सिटी के क्षेत्र में पहुंचा। वॉर एम्परर कभी ह्यूमन एम्परर के अधीन एक सर्वोच्च विशेषज्ञ हुआ करता था। उसने ह्यूमन एम्परर के साथ मिलकर साम्राज्य का विस्तार किया था और अंत में उसे स्पैरो प्रीफेक्चर प्रदान किया गया था। लेकिन हजारों वर्ष पहले एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। जब आरव स्पैरो प्रीफेक्चर पहुंचा तो वह अचानक चौंक गया।
उसने दूर क्षितिज की ओर देखा, फिर तुरंत शून्य को चीरते हुए गायब हो गया। क्योंकि दूर कहीं एक भीषण युद्ध चल रहा था। स्पैरो प्रीफेक्चर की राजधानी में आज राज्य के भीतर होने वाली एक युद्ध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। ये हर 3 महीने में होने वाली निश्चित प्रतियोगिता थी। इसमें शीर्ष 3 विजेता हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट में जाकर रोहित से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे। भविष्य में उनके डिवाइन जनरल बनने की संभावना थी। ये मुकाबला बेहद तीव्र था। अब कोशर की नई पीढ़ी के लिए डिवाइन जनरल बनना सबसे बड़ा सपना बन चुका था। इसी समय 2 युवा मंच पर लड़ रहे थे। ये युद्ध मंच पुराने वॉर एम्परर द्वारा छोड़ा गया था और उस पर कई परतों वाले अवरोध लगाए गए थे। यह इतना मजबूत था कि रिलीज कैलमिटी रेल्म के विशेषज्ञों की लड़ाई भी सह सकता था। धतेरे कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? युवाओं में से एक का शरीर खून से लथपथ था। उसके पास नासेंट सोल रेल्म के 9वें स्तर की शक्ति थी, फिर भी वह अपने सामने वाले युवक का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तुम बहुत कमजोर हो। सामने खड़ा सफेद वस्त्रधारी युवक हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे की बनावट अत्यंत सुंदर थी और उसकी भौहों के बीच प्रभुत्व की आभा झलक रही थी। उसका शरीर साधारण दिखता था, लेकिन वह अत्यंत भयावह शारीरिक शक्ति प्रकट कर सकता था। और यह युवक केवल नासेंट सोल रेल्म के दूसरे स्तर पर था। अचानक उसने सहजता से एक मुक्का मारा। उस मुक्के में ऐसी शक्ति समाहित थी जो मानो स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकती थी। उसके प्रतिद्वंद्वी को उसी क्षण आसानी से पराजित कर दिया गया। ये कितना शक्तिशाली है! वह केवल नासेंट सोल रेल्म के दूसरे स्तर पर है, फिर भी उसने नासेंट सोल रेल्म के 9वें स्तर के शिखर पर मौजूद ली ले को इतनी आसानी से हरा दिया। भयावह, ये बहुत ही भयावह है। आखिर यह कौन है? चारों ओर हंगामा मच गया। यहाँ तक कि प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहे किंग ऑफ वॉर भी स्तब्ध रह गए। इस युवक की शक्ति वास्तव में डरावनी थी। वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति से ही समान स्तर के लोगों को आसानी से कुचल सकता था। अगला कौन है? सफेद वस्त्रधारी युवक मंच पर हाथ पीछे बांधकर खड़ा था। धतेरे कि मैं आता हूं। उसी समय ट्रिब्यूलेशन रेल्म के प्रथम स्तर का एक प्रतिभाशाली युवक आगे बढ़ा। उसका नाम चेतन था। वह स्पैरो सिटी की इस पीढ़ी का सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। चेतन आगे बढ़ चुका है। वह पहले ही ट्रिब्यूलेशन रेल्म में पहुंच चुका है। इस बार वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को दबा देगा। सही कहा। नासेंट सोल रेल्म और ट्रिब्यूलेशन रेल्म के बीच मूलभूत अंतर है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से हार जाएगा। आगे बढ़ो चेतन। चारों ओर मौजूद दर्शक चेतन के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन सफेद वस्त्रधारी युवक पूरी तरह शांत और संयमित रहा। उसके चेहरे पर तनिक भी तनाव नहीं था। आओ मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। तुम अपना नाम बताओ। चेतन गरजा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आभा अचानक विस्फोटित हो उठी, जिससे दर्जनों मील तक विशाल तरंगें उठने लगीं। वह भी ऐसा राक्षसी प्रतिभाशाली था जो अपने से ऊंचे स्तर के विरोधियों को चुनौती दे सकता था। हे, केवल वही लोग मेरा नाम पूछने के योग्य हैं जो मुझे हरा सकें। सफेद वस्त्रधारी युवक हंसा। उसकी आंखों में प्रचंड युद्ध भावना जल रही थी। युद्ध। दोनों पक्षों के बीच भीषण टक्कर शुरू हो गई। सफेद वस्त्रधारी युवक अत्यंत शक्तिशाली था और कोई भी उसकी पृष्ठभूमि या उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता था। वह अचानक यहाँ आया था और आते ही चयन प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई थी। स्पैरो सिटी अन्य महान राज्यों से अलग था। यहाँ हमेशा से एक अटल नियम चला आ रहा था, वह ये कि जो भी चुनौती दे उससे लड़ने से कभी डरना नहीं चाहिए। यही कभी वॉर एम्परर का जीवन मार्ग भी था। इसलिए स्पैरो प्रीफेक्चर के राजा ने भी सफेद वस्त्रधारी युवक को युद्ध में भाग लेने की अनुमति दे दी थी। शुरुआत में उसकी राय थी कि नासेंट सोल रेल्म के दूसरे स्तर का एक युवक तो बस औपचारिकता निभाने आया होगा। लेकिन परिणाम ये हुआ कि इस युवक ने स्पैरो प्रीफेक्चर के अनगिनत राक्षसी प्रतिभाशाली युवाओं को लगातार कुचल डाला। और अब वो चेतन को भी बेरहमी से पीट रहा था। ओगपुफ, तुम हरामजादे! चेतन दर्द से चीख उठा। उसकी हालत बेहद दयनीय हो चुकी थी। सामने मौजूद सफेद वस्त्रधारी युवक बहुत अधिक भयावह था। उसने केवल अपनी शारीरिक शक्ति के सहारे ही चेतन की कई तकनीकों को झेल लिया था। दोनों के बीच बिल्कुल भी तुलना नहीं थी। हार मान लो, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, सफेद वस्त्रधारी युवक ने शांत स्वर में कहा। मौत तक लड़ूंगा, चेतन गरजा और अपनी जीवन शक्ति जलाते हुए आगे बढ़ा। यह मानना पड़ेगा कि चेतन सचमुच साहसी था। युद्ध। सफेद वस्त्रधारी युवक ने अजेय आभा के साथ उसका सामना किया।
ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने पूरी ताकत लगाना ही सम्मान दिखाने का एकमात्र तरीका था। बहुत अच्छा, शून्य में छिपा गर्ग के रूप में मौजूद आरव मुस्कुरा उठा। चेतन नाम का ये युवक वास्तव में अच्छा था। उसमें प्रबल युद्ध भावना थी और भविष्य में वह निश्चित रूप से महान उपलब्धियां हासिल करेगा। और सामने मौजूद सफेद वस्त्रधारी युवक वह उसका अपना बेटा था। लव, वह केवल नासेंट सोल रेल्म के दूसरे स्तर पर था, फिर भी इतना शक्तिशाली था। एकमात्र शारीरिक शरीर की शक्ति से ही वह सभी नियमों को परास्त कर सकता था। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी। इसके अलावा आसपास के शून्य में कई रिलीज रेल्म के शक्तिशाली साधक भी छिपे हुए थे। आरव समझ गया कि यह राज की व्यवस्था थी। हालांकि लव अकेले बाहर आकर अनुभव प्राप्त करना चाहता था, लेकिन राज निश्चित रूप से चिंतित था और उसने गुप्त रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञों को उसकी रक्षा के लिए भेज दिया था। आरव मुस्कुराया। इस मुकाबले का परिणाम पहले से तय था। फिर उसने अपनी दृष्टि शाही नगर के नीचे स्थित भूमिगत महल की ओर डाली। वहां से भी एक अत्यंत शक्तिशाली आभा इस युद्ध को देख रही थी। बूढ़े आदमी, आरव ने सिर हिलाकर कड़वी मुस्कान दी। वह स्पैरो प्रीफेक्चर का शाही पूर्वज था। दूसरे पक्ष की शक्ति को देखते हुए उसने स्वाभाविक रूप से महसूस कर लिया था कि आसपास कई शक्तिशाली लोग छिपे हुए हैं। स्पैरो प्रीफेक्चर का शाही पूर्वज कोई मूर्ख नहीं था। वह अवश्य समझ गया होगा कि यह सफेद वस्त्रधारी युवक साधारण पृष्ठभूमि का नहीं है। आखिर रिलीज रेल्म के कई शक्तिशाली विशेषज्ञ गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहे थे। पूरे कोशा में आरव के परिवार के अलावा और कौन ऐसा हो सकता था? उसने स्पैरो प्रीफेक्चर के शाही परिवार को भी कुछ नहीं बताया। बस ऐसे दिखाया मानो उसे कुछ पता ही न हो। मंच पर धड़ाम, गर्जना, लव ने लगातार मुक्कों की बारिश कर दी, जिससे चेतन उड़ता हुआ दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। तुम हार चुके हो, लव ने गंभीर स्वर में कहा और धीरे धीरे अपनी आभा समेट ली। चेतन ने गुस्से में अपना मुक्का जमीन पर मारा। वह हार मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। ये युवक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वह बिल्कुल उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। चेतन, वह भी हार गया। ये युवक आखिर है कौन इतना शक्तिशाली? धतेरे की, क्या स्पैरो प्रीफेक्चर में अब कोई नहीं बचा? चारों ओर भारी हंगामा मच गया। स्पैरो प्रीफेक्चर के सभी राक्षसी प्रतिभाशाली युवक क्रोध से भर उठे, लेकिन साथ ही वे असहाय भी थे। ये सफेद वस्त्रधारी युवक बहुत अधिक शक्तिशाली था। जब चेतन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया तो वे जाकर क्या कर लेते? लव फिर से हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा और जोर से गरजा, क्या अब कोई नहीं बचा? आओ और मुझे हराओ, कमबख्त। मैं गुस्से से पागल हो रहा हूं। आसपास मौजूद स्पैरो प्रीफेक्चर के सभी प्रतिभाशाली युवक क्रोधित थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऊपर जाना चुनौती नहीं बल्कि पिटाई खाना था। स्पैरो प्रीफेक्चर के राजा का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। यह अज्ञात पृष्ठभूमि वाला युवक स्पैरो प्रीफेक्चर के युवाओं को सिर उठाने तक नहीं दे रहा था। तभी लव ने देखा कि कोई भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा। इसलिए उसने ऊंची आवाज में कहा, यदि स्पैरो प्रीफेक्चर के लोग संतुष्ट नहीं हैं और मुझे चुनौती देना चाहते हैं तो मैं तुम्हें मौका देता हूं। सब एक साथ आओ, मैं अकेला तुम सबका सामना करूंगा। ये शब्द सुनते ही आसपास कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जबरदस्त क्रोध फूट पड़ा। आसपास हजारों प्रतिभाशाली युवक मौजूद थे। उनमें सी ओपनिंग रेल्म से लेकर ट्रिब्यूलेशन लाइफ रेल्म तक के लोग थे। और यह सफेद वस्त्रधारी युवक अकेले पूरी भीड़ से लड़ना चाहता था। अत्यधिक घमंडी, धतेरे की, मैं जाऊंगा, मुझे भी गिनो। घमंडी कमीना, मैं भी जाऊंगा। एक के बाद एक युवक मंच पर चढ़ने लगे। वे गुस्से से भेड़ियों के झुंड जैसे दिखाई दे रहे थे। स्पैरो प्रीफेक्चर का राजा उन्हें रोकना चाहता था। ये बहुत लापरवाही थी। सफेद वस्त्रधारी युवक केवल नासेंट सोल रेल्म के दूसरे स्तर पर था। ऐसा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति अभी 9 प्रोविंसेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो भारी नुकसान होगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे वॉर एम्परर एंसेस्टर की आवाज सुनाई दी, जिसने उसे रोक दिया। स्पैरो प्रीफेक्चर का राजा चौंक गया। फिर उसने आश्चर्य से सफेद वस्त्रधारी युवक को देखा। उसे महसूस हुआ उस युवक की भौहें सचमुच हिज मैजेस्टी से मिलती थीं। तो उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी। लव, आओ मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। लव की युद्ध भावना विस्फोटित हो उठी।
स्पैरो प्रीफेक्चर के शाही नगर के मंच पर लव के आक्रमण उग्र और बेखौफ थे। वह अकेले ही स्पैरो प्रीफेक्चर के हजारों राक्षसी प्रतिभाशाली युवाओं से लड़ रहा था। वह अजेय शक्ति के साथ सबको रौंद रहा था। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? धतेरे की सब मिलकर उस पर हमला करो। लेकिन स्पैरो प्रीफेक्चर के ये प्रतिभाशाली युवक लव के एक ही वार के सामने टिक नहीं पा रहे थे। और ये तब था जब लव अभी भी हाथ रोककर लड़ रहा था, वरना कमजोर लोग तो बहुत पहले मर चुके होते। स्पैरो प्रीफेक्चर के प्रतिभाशाली युवाओं का समूह लव को घेर कर हमला कर रहा था, लेकिन लव बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने एक मुक्का मारा। उस मुक्के में बिजली जैसी शक्ति समाई हुई थी। उसकी ताकत पूरे मंच पर प्रचंड रूप से फैल गई और स्पैरो प्रीफेक्चर के सभी प्रतिभाशाली युवक उसी एक मुक्के से परास्त हो गए। वे सब जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरों पर हैरानी और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। ये सफ़ेद वस्त्रधारी युवक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वे उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। सौभाग्य से उसके भीतर हत्या की मंशा नहीं थी, वरना वे निश्चित रूप से मर चुके होते। लव हाथ पीछे बांधकर मंच पर खड़ा रहा और हल्के से सिर हिलाया। 9 प्रोविंसेस में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। अजेय होना सचमुच अकेलापन है। पास पड़े स्पैरो प्रीफेक्चर के प्रतिभाशाली युवक लगभग गुस्से से पागल हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। यह अत्यधिक घमंड था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि ऐसा युवा प्रतिभाशाली वास्तव में असाधारण था। नई पीढ़ी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऊपर शून्य में शुरुआत में काफी खुश बैठे आरव का चेहरा अपने बेटे की आखिरी घमंडी बात सुनकर फड़क उठा। यह उससे भी ज्यादा घमंडी लग रहा था। क्या रक्षकों के होने से इंसान इतना निडर हो जाता है? आरव को लगा कि शायद उसे अपने बेटे को एक सबक सिखाना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि इतना घमंडी नहीं बनना चाहिए। पास के एक और छिपे हुए शून्य में हेवनली मिस्ट्री सेक्ट के रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म के 3 शक्तिशाली साधक पहरा दे रहे थे। वे राज के आदेश पर गुप्त रूप से लव की रक्षा कर रहे थे ताकि उसके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। लव को सचमुच अजेय कहा जा सकता था। इससे पहले वह आइस प्रीफेक्चर और यूहुवांग प्रीफेक्चर की चयन प्रतियोगिताओं में भी भाग ले चुका था, और वहां भी उसने आसानी से सभी युवा प्रतिभाओं को दबा दिया था। वह हर बार अपने स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती देता था। यंग मास्टर ली बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हम अपनी युवावस्था में उनसे मिले होते तो हम बिल्कुल टिक नहीं पाते, हेवनली मिस्ट्री सेक्ट के एक विशेषज्ञ ने कहा। ये तो स्वाभाविक है, आखिर यंग मास्टर ली हिज मैजेस्टी की रक्तरेखा हैं। वे शक्तिशाली तो होंगे ही। मुझे आश्चर्य है कि समान स्तर पर यंग मास्टर ली और हिज मैजेस्टी में कौन अधिक शक्तिशाली होगा। हेवनली मिस्ट्री सेक्ट के ये सर्वोच्च विशेषज्ञ आपस में चर्चा कर रहे थे। लव की शक्ति देखकर उनके मन में गहरा सम्मान भर गया था, लेकिन जैसे ही आरव का नाम आया स्थिति जटिल हो गई। कुछ विशेषज्ञ मानते थे कि आरव अधिक शक्तिशाली था, जबकि कुछ लव को श्रेष्ठ मानते थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि आरव उनकी सारी गपशप सुन चुका था। लव हाथ पीछे बांधकर खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन वह अभी भी अपनी अजेयता के आनंद में डूबा हुआ था। वह इस वर्ष केवल 16 साल का था। उसका स्वभाव दृढ़ था और वह केवल मार्शल आर्ट्स की शक्ति का पीछा करता था, लेकिन अपनी पूरी विकास यात्रा में उसे कभी कोई असफलता नहीं मिली थी। कारण केवल एक था, समान स्तर के लोगों में कोई भी लव का मुकाबला नहीं कर सकता था, और पुराने विशेषज्ञ भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए लव की यात्राएं अत्यंत सुरक्षित थीं। मैंने सोचा था कि मैं अपने पिता के रास्ते पर चलूंगा, वही अनुभव करूंगा जो उन्होंने किया था, लेकिन ये सब ऐसा क्यों बन गया? लव ने सिर हिलाकर बुदबुदाया। उसकी माँ ने उसे कहानियां सुनाई थीं। जब आरव पहली बार नेदरवर्ल्ड स्टेट पहुंचा था तब उसने डेमन और मॉन्स्टर जातियों के प्रतिभाशाली युवाओं को बलपूर्वक दबा दिया था, यहां तक कि डेमन एम्परर के सामने एक डेमन जीनियस को भी मार डाला था। उस समय आरव केवल सी ओपनिंग रेल्म में था, फिर भी उसने कैलमिटी रिलीफ रेल्म के विशेषज्ञों को चुनौती देने का साहस किया था। लेकिन जब बात उसकी आती, वो अब नासेंट सोल रेल्म तक पहुंच चुका था। फिर भी लड़ने लायक कोई नहीं था। यहां तक कि शाही परिवार का राजा भी गुस्सा करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लव पूरी तरह निरुत्तर था। उसने स्पैरो प्रीफेक्चर के राजा की ओर देखा जो चापलूसी भरी मुस्कान दे रहा था। लव समझ नहीं पा रहा था, ऐसा क्यों? उसने तो ये भी नहीं कहा था कि वह आरव का बेटा है। क्या स्पैरो प्रीफेक्चर में अब भी कोई है जो लड़ सके? लव ने फिर से आह भरते हुए कहा।
जिन प्रतिभाशाली युवाओं को उसने हराया था वे क्रोध से जल रहे थे, लेकिन वे ये भी मान चुके थे कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उनकी क्षमता से बाहर था। यहाँ तक कि स्पैरो सिटी का राजा भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, तुम्हारी शक्ति समान स्तर पर अजेय है और तुम आसानी से ऊंचे स्तर वालों को भी चुनौती दे सकते हो। यहाँ मौजूद कौन सा युवा तुम्हें हरा सकता है? लव ने सिर हिलाया। वो इस स्थान को छोड़कर अगले महान राज्य में जाकर अपना प्रशिक्षण जारी रखना चाहता था। मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसी समय दूर से एक हल्की हंसी सुनाई दी। सबने उधर देखा, फिर उन्होंने देखा कि बर्फ जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने एक मोटा युवक हवा में उड़ता हुआ आ रहा था। उसका पेट गोल था और चेहरा पूरी तरह चर्बी से भरा हुआ था। यह क्या? आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई शक्तिशाली और आकर्षक युवा विशेषज्ञ सामने आता है, लेकिन ये तो एक मोटा सुअर जैसा व्यक्ति था। तुम कौन हो? लव ने आश्चर्य से पूछा और सामने वाले को ऊपर से नीचे तक देखा। यह मोटा युवक नासेंट सोल रेल्म के प्रथम स्तर पर था, उससे एक स्तर नीचे। फिर भी वह लव को खतरे का एहसास दे रहा था। मेरा नाम है चार्ल्स। चार्ल्स? लव एक पल के लिए चौंक गया। ये नाम सुनने में काफी सुरुचिपूर्ण लग रहा था, लेकिन इस व्यक्ति का रूप और हाव भाव इतने असभ्य क्यों थे? भयंकर चेहरे वाला चार्ल्स सीधे मंच पर आकर खड़ा हो गया। उसने लव की ओर देखा और संतोष भरी हल्की मुस्कान दिखाए। तुम बहुत अच्छे हो लव, ये कैसी नज़र है? लव थोड़ा गुस्से में आ गया। सामने वाला उसे जिस तरह देख रहा था वह बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पिता अपने बेटे को देखता है। इससे उसे घिन और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। हे छोटी बातों की चिंता मत करो, चार्ल्स हंस पड़ा। दोनों युवक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे जो बर्फ जैसे सफ़ेद थे, लेकिन दोनों का एहसास पूरी तरह अलग था। आसपास मौजूद स्पैरो प्रीफेक्चर के प्रतिभाशाली युवक पूरी तरह स्तब्ध थे। यह मोटा आदमी आखिर आया कहाँ से? अरे चले जाओ, तुम उसे नहीं हरा सकते। स्पैरो प्रीफेक्चर के एक दयालु प्रतिभाशाली युवक ने चार्ल्स को आवाज लगाए। कोई बात नहीं, मैं बस कोशिश करना चाहता हूँ, चार्ल्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यहाँ तक कि स्पैरो सिटी का राजा भी स्तब्ध था। यह व्यक्ति केवल नासेंट सोल रेल्म के प्रथम स्तर पर था, फिर भी वह लव को चुनौती देना चाहता था। क्या ये सीधा मौत को निमंत्रण देना नहीं था? युवा, इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। इस व्यक्ति की प्रतिभा अतुलनीय है, दुनिया में दुर्लभ। तुम उसके मुकाबले के नहीं हो। स्पैरो प्रीफेक्चर के राजा ने समझाने की कोशिश की। चार्ल्स को समझाते हुए उसने लव की भी प्रशंसा कर दी। इससे लव के चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ कोशिश करना चाहता हूँ, चार्ल्स हंस पड़ा। लेकिन स्पैरो सिटी का राजा कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे अचानक वॉर एम्परर एंसेस्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसे चुप रहने को कहा गया, एक शब्द भी मत बोलो। हूँ? स्पैरो सिटी का राजा स्तब्ध रह गया और आश्चर्य से देखने लगा। क्या यह मोटा युवक भी किसी बड़ी पृष्ठभूमि वाला है? हालांकि वह हैरान था, फिर भी चुप हो गया। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम योग्य नहीं हो, लव ने ऊंची आवाज में कहा। हालांकि उसे सामने वाले से खतरे की हल्की भावना महसूस हुई थी, लेकिन वह डरा नहीं। कॉल्ड्रन मास्टरी रेल्म के भीतर उसे किसी से भय नहीं था। शायद मैं तुम्हें हरा दूं, कौन जाने, चार्ल्स हंस पड़ा। तुम? लव ने तिरस्कार से कहा। अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारी मुलाकात अपनी बहन से करवाऊंगा, फिर तुम्हें अपने पिता से मिलवाऊंगा। अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करवा दूंगा। आरव, उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने लव को बुरी नज़र से देखा। धतेरे की, उसका अपना बेटा अपनी बहन को इनाम की तरह इस्तेमाल कर रहा था, और इतनी आसानी से कह भी रहा था। इस लड़के ने पहले भी जरूर बहुत कुछ किया होगा। हाँ, चार्ल्स वास्तव में आरव का भेष था, और यह नाम गर्ग और आरके को मिलाकर बनाया गया था। वह कैसी नज़र है? लव एक पल के लिए चौंका। मेरी बहन इतनी सुंदर है जैसे कोई परी हो, पूरे 9 प्रोविंसेस में कोई भी उसके योग्य नहीं है। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं, तुम्हें आभारी होना चाहिए। लव की बातें सुनकर आरव समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या उसे पीटे। क्या तुम्हें डर नहीं कि अगर सच में हार गए तो अपनी बहन से मेरी मुलाकात करवानी पड़ेगी? आरव ने पलटकर पूछा। मुझे डर नहीं, मैं अजेय हूँ, लव ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। समान स्तर वालों में मुझे किसी चुनौती से भय नहीं। बहुत अच्छा, तो फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है। चार्ल्स के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। अचानक उसके शरीर से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। असंख्य भयावह भंवर आरव के आसपास फैलने लगे।
इस दृश्य ने उन सभी प्रतिभाशाली युवाओं को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया जिन्हें लव पहले हरा चुका था। आरव ने अपनी आभा को दबाकर नासेंट सोल रेल्म के स्तर तक सीमित कर दिया। वह अपने बेटे की क्षमताओं को उसी स्तर की शक्ति से परखना चाहता था। लव स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से अपनी आंखें मल लीं। सामने वाला वास्तव में इतना शक्तिशाली था। क्या हुआ, डर गए? चार्ल्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डर? ये सुनते ही लव के चेहरे की हैरानी गायब हो गई और उसकी जगह दृढ़ संकल्प और युद्ध भावना ने ले ली। मेरे जीवन में लव ने कभी किसी ऐसे शत्रु का सामना नहीं किया जिससे वो डरे। युद्ध। लव की आभा फट पड़ी। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा और सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। पास मौजूद स्पैरो प्रीफेक्चर के प्रतिभाशाली युवक और भी ज्यादा हैरान रह गए। ये सफेद वस्त्रधारी युवक वास्तव में इतना शक्तिशाली था? उन्हें पता था कि लव अब तक हाथ रोककर लड़ रहा था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह इतना अधिक दबाकर लड़ रहा है। बुरा नहीं, लेकिन देखना चाहता हूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। आओ, चार्ल्स ने उकसाने वाले स्वर में कहा। तुम मौत मांग रहे हो? लव आगे झपटा। उसके कदम से शून्य कांप उठा। अगले ही क्षण वह आरव के सामने पहुंच गया और मुक्का मार दिया। धड़ाम, गर्जना। आरव ने भी मुक्का चलाया। दोनों की मुट्ठियां टकराईं और पूरा मंच कांप उठा। क्या? लव स्तब्ध रह गया। सामने वाले ने वास्तव में उसका वार रोक लिया। उसने अपनी 80% शक्ति का उपयोग किया था। आरव भी चौंक गया। उसका बेटा वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। इसे भी लो। लव ने लगातार उग्र आक्रमण शुरू कर दिए। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फैल रही थी और उसकी शारीरिक शक्ति असीमित थी। आरव ने भी वैसा ही जवाब दिया। दोनों बराबरी पर लड़ने लगे। धड़ाम, धड़ाम, गर्जना। आसपास मौजूद स्पैरो प्रीफेक्चर के प्रतिभाशाली युवक पूरी तरह स्तब्ध थे। ये सफेद वस्त्रधारी युवक पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, और अब एक मोटा सफेद वस्त्रधारी आदमी भी उतना ही शक्तिशाली निकला। क्या सफेद कपड़े पहनने वाले सभी लोग इतने भयानक होते हैं? उनका हाल तो छोड़ ही दो, यहाँ तक कि स्पैरो प्रीफेक्चर का राजा भी स्तब्ध था। इतना शक्तिशाली? छाया में छिपे रिलीज रेल्म के कई शक्तिशाली साधक भी उतने ही हैरान थे। चार्ल्स नाम के इस मोटे युवक ने अविश्वसनीय शक्ति दिखाई थी। उसकी आभा तुम्हें परिचित लग रही है? मुझे बहुत परिचित लग रही है। वह खुद को दबा रहा है, लेकिन मैं उसकी असली शक्ति नहीं देख पा रहा। यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। उसकी आभा क्या तुम्हें हिज मैजेस्टी की याद नहीं दिलाती? रिलीज रेल्म के कई विशेषज्ञ छिपकर धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। अब लव वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी अपने समान स्तर वालों में सचमुच अजेय थी। लेकिन इस समय जो युवक सामने आया था वह केवल नासेंट सोल रेल्म के प्रथम स्तर पर था, फिर भी लव से बिना हारे लड़ रहा था। कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि वह साधारण पृष्ठभूमि से आया होगा। गर्जना, धड़ाम। लव के शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसके हर मुक्के में पर्वतों और नदियों को चकनाचूर कर देने की शक्ति थी। आरव भी उतना ही शक्तिशाली था। वह हाथ घुमाकर आसानी से लव के सभी वार निष्क्रिय कर रहा था। क्या बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? चार्ल्स हल्के से मुस्कुराया। उसका मोटा चेहरा अब भी हिल रहा था। मार डालूंगा। लव क्रोध से भर उठा और उसकी आभा एक और स्तर ऊपर उठ गई। वो किसी प्राचीन दिव्य पशु जैसा दिखाई दे रहा था जो पागलों की तरह आरव से युद्ध कर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली। लव की क्षमता वास्तव में भयावह थी। वह नासेंट सोल रेल्म की शक्ति से कुछ समय तक लव से लड़ता रहा, लेकिन उसे कोई बढ़त नहीं मिल रही थी। बहुत शक्तिशाली। आरव मुस्कुराया। बेटा जितना मजबूत हो पिता उतना ही खुश होता है। लेकिन समस्या ये थी, नासेंट सोल रेल्म के प्रथम स्तर की शक्ति से वह लव को दबा ही नहीं सकता था। दोनों केवल बराबरी पर थे। लव ने भी यह महसूस कर लिया था, लेकिन उसके पास सामने वाले से निपटने का कोई तरीका नहीं था। कम वक्त। लव क्रोध से भर उठा। उसके कितने भी भयावह हमले हों, सामने वाला मोटा सफेद वस्त्रधारी आदमी उन्हें आसानी से रोक देता था। लव की आंखें सिकुड़ गईं। वह आरव से दूरी बनाकर खड़ा हो गया और उसके दाहिने हाथ में चमकदार सुनहरी रोशनी इकट्ठी होने लगी। इसे लो। सुनहरी रोशनी चकाचौंध कर रही थी। आरव स्तब्ध रह गया। बहुत शक्तिशाली। इस लड़के ने अपनी सारी शक्ति अपने दाहिने हाथ में केंद्रित कर दी थी। मेरे पास ऐसी शक्ति है जो सभी नियमों को तोड़ सकती है। लव क्रोध से गरजा।
उसके सामने मौजूद ये साधारण दिखने वाला मोटा आदमी वास्तव में उसका सबसे शक्तिशाली शत्रु बन चुका था। मार डालूंगा, गर्जना। लव शून्य में उछला और उसने अपनी सबसे शक्तिशाली मुट्ठी आरव पर दे मारी। वो खुद किसी गिरते उल्कापिंड जैसा दिखाई दे रहा था जिसकी आभा अत्यंत भयावह थी। बहुत अच्छा, आरव मुस्कुराया फिर सिर हिलाया। यदि वह केवल नासेंट सोल रेल्म के प्रथम स्तर की शक्ति से सीधे अपने बेटे की इस तकनीक का सामना करता तो संभव था कि उसे भारी हार झेलनी पड़ती। ठीक है, गर्जना। अचानक चार्ल्स की आभा और शक्तिशाली हो गई। वो तुरंत नासेंट सोल रेल्म के दूसरे स्तर पर पहुंच गया और सीधे दूसरे स्तर की चरम सीमा तक पहुंच गया। क्या? लव बुरी तरह चौंक गया। लड़ाई के बीच में उसने अपनी साधना का स्तर बढ़ा लिया? यह आखिर क्या बकवास थी? आरव ने सांस छोड़ी। उसका दाहिना हाथ सुनहरी रोशनी से चमक उठा और उसने भी मुक्का मारा। धड़ाम, गर्जना। दोनों मुट्ठियां टकराईं और आकाश चमकदार रोशनी से भर गया। लव पीछे हट गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। सामने वाले ने न केवल स्तर बढ़ा लिया था बल्कि उसके हमले को भी एक ही मौके से निष्क्रिय कर दिया था। समसारा फिस्ट इसे इस्तेमाल किए बहुत समय हो गया। आरव ने अपना दाहिना हाथ झटकते हुए कड़वी मुस्कान दी। तुम। लव स्तब्ध था। यह मोटा आदमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। लड़ते रहो, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास और क्या है। आरव मुस्कुराया। वो पहले नासेंट सोल रेल्म के प्रथम स्तर की शक्ति से अपने बेटे को हराना चाहता था ताकि उसे भविष्य में थोड़ा विनम्र रहना सिखा सके। हालांकि वह खुद भी ज्यादा विनम्र नहीं था, लेकिन बेटों को शिक्षा देना जरूरी होता है। लेकिन अब यदि प्रथम स्तर पर्याप्त नहीं है तो वह अस्थायी रूप से दूसरे स्तर तक पहुंच जाएगा। धतेरे कि तुम अचानक कैसे ब्रेक थ्रू कर गए? लव क्रोध से गरजा। उसे लगा कि सामने वाला बहुत चालाक है और पहले से अपनी असली शक्ति छिपा रहा था। आसपास मौजूद सभी प्रतिभाशाली युवक पूरी तरह स्तब्ध थे। क्या ऐसा भी हो सकता है? सामने वाले के सबसे शक्तिशाली हमले के बीच अस्थायी ब्रेक थ्रू? धड़ाम, गर्जना। दोनों फिर भिड़ गए, लेकिन इस बार लव स्पष्ट रूप से दब गया था और आरव उसे पूरी तरह नियंत्रित कर रहा था। हालांकि लव उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन आरव भी तुरंत उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। मानते हो हार या नहीं? मैं नहीं मानता। धड़ाम। अब तो मानते हो? मैं नहीं मानता। धड़ाम। आरव की पिटाई से लव के सिर पर घूमर निकल आए थे, यहां तक कि उसे खुद अपने बेटे पर दया आने लगी। आरव ने आह भरी और आगे प्रहार बंद कर दिए, लेकिन उसके बेटे की जिद बिल्कुल उसकी तरह थी। बस उसमें थोड़ी चतुराई की कमी थी। लव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके सफ़ेद वस्त्र पूरी तरह फट चुके थे। उसकी मांसपेशियां सुनहरी होकर फड़क रही थीं। उसने होली बॉडी की मूल शक्ति का उपयोग करके अपनी ताकत जबरदस्ती बढ़ाई थी, लेकिन अफसोस वो अब भी आरव का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सुनहरा शरीर? क्या वो कोई दानव है? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने सुना है कि एम्परर की संतानों के पास सुनहरा पवित्र शरीर होता है। आसपास का क्षेत्र फिर शोर से भर गया। कुछ लोगों ने लव की असली पहचान का अनुमान लगा लिया था। क्या वो हिज मैजेस्टी का बेटा हो सकता है? हाँ, जरूर वही होगा, तभी तो इतना राक्षसी है। लेकिन वो मोटा सफ़ेद वस्त्रधारी आदमी कौन है? सबने लव की पहचान का अनुमान लगा लिया था, लेकिन आरव का क्या? पूरे 9 प्रोविंसेस में ह्यूमन एम्परर की संतान से भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता था? आखिरकार लव को आरव ने पूरी तरह दबाकर हरा दिया और उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची। मैं हार गया। लव का चेहरा उदास था। तुम बहुत शक्तिशाली हो, खुद को कम मत समझो, आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा। वह अपने बेटे की वर्तमान क्षमता से पहले ही बहुत संतुष्ट था। कम से कम नासेंट सोल रेल्म में वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था जितना वह खुद उस समय हुआ करता था। ठीक है, मैं चलता हूँ। आरव मुड़ा और जाने ही वाला था। योर एक्सेलेंसी, मेरी बहन के बारे में, लव ने जल्दी से कहा। आरव एक पल के लिए चौंक गया। ओह सही। लव ने अभी कहा था कि अगर वह जीत गया तो वह उसकी मुलाकात तन्वी से करवाएगा। उस बात को भूल जाओ, आरव ने जल्दी से मना कर दिया। हे भगवान, उसका बेटा अपनी ही बेटी का रिश्ता उसी से करवाने की सोच रहा था। ये कैसी बेहुदा बात थी। नहीं, मैं हार चुका हूँ, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना होगा। लव का चेहरा बेहद गंभीर था। योर एक्सेलेंसी, आप और मैं सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट चलेंगे, उसके बाद मेरे पिता एकांत साधना से बाहर आएंगे।
मैं उन्हें आपसे मिलवाऊंगा। हालांकि आपका रूप थोड़ा साधारण है, लेकिन मेरे पिता सही व्यक्ति नहीं हैं, वे अवश्य मान जाएंगे। लव पूरी ईमानदारी से बोल रहा था, लेकिन आरव का मन कर रहा था कि किसी को जोरदार मुक्का मार दे। गर्ग इतना बदसूरत था, और वह अपनी बेटी की शादी उसी जैसे आदमी से करवाना चाहता था। लव, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जरूरत नहीं, मुझे कोई रुचि नहीं है, आरव ने दांत पीसते हुए कहा। उसका सच में मन कर रहा था कि अपनी पहचान उजागर कर दे और लव की जमकर पिटाई करे। लेकिन अगर वह ऐसा करता तो आज का पूरा नाटक बेकार नहीं हो जाता। खैर सर, मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ, हार स्वीकार कर चुका हूँ। मुझे तुम्हारी बहन में कोई रुचि नहीं, आरव ने आह भरी। क्या ये बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं था? वह जाने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। ओम, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या? लव ने उत्सुकता से पूछा। ओम, क्या किसी ने तुम्हें कभी यह सिखाया है कि लोगों से कैसे पेश आना चाहिए? आरव ने थोड़ी झिझक के बाद पूछा। हाँ बिल्कुल सिखाया है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस तुम काफी चतुर और तेज हो, इसलिए जिज्ञासा हुई। क्या बता सकते हो कि तुम्हें ये किसने सिखाया? मैं बता सकता हूँ, लेकिन योर एक्सेलेंसी आपको इसे गुप्त रखना होगा और यह बात लीक नहीं होनी चाहिए, लव ने सोचकर कहा। ठीक है। आरव ने सिर हिलाया। ये बात चार्ल्स को पता चलेगी, आरव को नहीं। फिर लव ने आवाज के जरिए बात पहुंचाई, विदा। ये सुनने के बाद आरव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, वह मुड़ा और चला गया। चार्ल्स वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी। लव उस मोटे शरीर को दूर जाते हुए देखता रहा, उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। वह हार चुका था, उसे समान स्तर वाले व्यक्ति ने सामने से हराया था। हालांकि आसपास कुछ लोगों ने उसकी पहचान का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन लव को इसकी परवाह नहीं थी, जब तक वह खुद स्वीकार न करे उसे डर किस बात का। लव भी चला गया। वह स्पैरो प्रीफेक्चर के मंच से निकलकर सबकी नज़रों से ओझल हो गया। स्पैरो सिटी के राजा ने माथे का पसीना पोंछा। हे भगवान! वो मोटा सफ़ेद वस्त्रधारी आदमी, पूर्वज ने उसे संदेश भेजा था, वह शायद आरव ही था। वर्तमान हिज मैजेस्टी। आरव ने स्पैरो प्रीफेक्चर छोड़ दिया। रास्ते में उसने अपना असली रूप वापस ले लिया। वह शून्य को चीरते हुए सीधे नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ गया। शुरुआत में आरव काफी उलझन में था। राज ने लव को केवल बुनियादी मार्शल आर्ट्स कौशल सिखाए थे। उन्होंने उसे लोगों से व्यवहार करना नहीं सिखाया था। लेकिन फिर लव अपनी ही बहन को इनाम की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकता था? क्या निकम्मा बेटा है! आरव सीधे प्रशांत प्रीफेक्चर की शाही राजधानी में पहुंचा। ये स्थान पहले से पूरी तरह अलग था। हर जगह वैभव और भव्य सजावट थी और क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो चुका था। अरोरा फैमिली अब नया शाही परिवार बन चुका था। आरव के समर्थन के कारण पिछले वर्षों में अरोरा फैमिली के सदस्य अधिक से अधिक घमंडी हो गए थे। आरव ह्यूमन एम्परर था और अधिकांश समय एकांत साधना में रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी, और उसका बेटा अरोरा फैमिली की आधी रक्तरेखा रखता था। इसी सोच ने अरोरा फैमिली को अत्यधिक अहंकारी बना दिया था। पिछले वर्षों में उन्होंने गुप्त रूप से स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में भी अपने लोगों को भेजकर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। आरव के संबंधों की वजह से अरोरा फैमिली की शक्ति तेजी से बढ़ी। गर्जना। यूमिंग स्टेट में शाही नगर के ऊपर बना रक्षात्मक अवरोध जोरदार धमाके के साथ टूट गया। एक आकृति महल में प्रवेश कर गई। कौन है वहां? महल के भीतर अरोरा फैमिली के लोग घबरा उठे। अरोरा फैमिली की शाही राजधानी पर किसी शक्तिशाली शत्रु ने हमला कर दिया था। लेकिन जब सबने उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखा तो उनके चेहरे बुरी तरह बदल गए। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी को प्रणाम, योर मैजेस्टी को प्रणाम। अनगिनत लोग तुरंत घुटनों के बल झुक गए। अरोरा फैमिली का मुखिया भी मुख्य सभा कक्ष में मौजूद था। अब उसने पीले शाही वस्त्र पहन रखे थे और वह प्रशांत प्रीफेक्चर का राजा बन चुका था। हे, आरव व्यंग्य से हंसा। उसका चेहरा ठंडे क्रोध से भरा हुआ था। योर मैजेस्टी, आप ये क्या है? अरोरा फैमिली के लोग घबरा गए। सब महसूस कर सकते थे कि आरव की स्थिति बहुत अजीब थी। उसकी हत्या की इच्छा इतनी प्रबल थी कि पूरे सभा कक्ष में फैल गई थी। सभी लोग डर से कांप उठे। अरोरा फैमिली के सभी लोगों को यहाँ बुलाओ, आरव ने गहरी आवाज में कहा। जी। अब प्रशांत प्रीफेक्चर का राजा बन चुका अरोरा फैमिली का मुखिया भय से कांप उठा।
अरोरा फैमिली का पुराना प्रमुख भी जल्दबाजी में आ पहुंचा। कुछ ही समय में सभा कक्ष अरोरा फैमिली के सदस्यों से भर गया। आरव ड्रैगन सिंहासन पर बैठा। उसने सबकी ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, किसने लव को वे गलत और विकृत विचार सिखाए? ये सुनते ही अरोरा फैमिली के लोगों के चेहरे बुरी तरह बदल गए। आरव ने लव से उससे पूछा था कि उसे लोगों से व्यवहार करना किसने सिखाया। लव ने उसे बताया था अरोरा फैमिली के तीसरे बुजुर्ग ने। लव अब 16 वर्ष का था। इस उम्र में बच्चे पूरी तरह अज्ञानी नहीं होते, लेकिन उनमें स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता भी पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए वे आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। आरव खुद भी उस उम्र से गुजर चुका था, इसलिए वो इन बातों को अच्छी तरह समझता था। योर मैजेस्टी, आपका मतलब क्या है? अरोरा फैमिली का प्रमुख घबरा गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। हे अरोरा फैमिली का तीसरा बुजुर्ग कहाँ है? आरव ने ठंडे स्वर में कहा। वो पहले भी अरोरा फैमिली के तीसरे बुजुर्ग से मिल चुका था, लेकिन उसे अच्छी तरह याद नहीं रखता था। योर मैजेस्टी, मैं यहाँ हूँ। अरोरा फैमिली का तीसरा बुजुर्ग कांपते हुए आगे बढ़ा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने लव को लोगों से व्यवहार करना सिखाया था? आरव ने उसे घूरते हुए पूछा। उसके शरीर से भयावह आभा निकल रही थी। तीसरे बुजुर्ग को लगा जैसे वह किसी अंतहीन खाई में गिर गया हो, मानो कोई प्राचीन जंगली दैत्य उसे घूर रहा हो। मैंने सिखाया था। क्या सिखाया? शुरू से सब बताओ, आरव ने गहरी आवाज में कहा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ परिवार प्रमुख के निर्देशों के अनुसार सिखाया था। तीसरा बुजुर्ग घबरा गया और तुरंत मदद की उम्मीद में अरोरा फैमिली के प्रमुख की ओर देखने लगा। अरोरा फैमिली का प्रमुख तुरंत समझ गया कि बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। उन्होंने अवश्य कोई निषिद्ध बात छेड़ दी थी। इन लोगों ने लव को कुछ ऐसा सिखाया था जिसने आरव को इतना क्रोधित कर दिया। ये तुम्हारा विचार था? आरव ने ठंडी नजरों से प्रशांत प्रीफेक्चर के वर्तमान राजा की ओर देखा। गटक, अरोरा फैमिली के प्रमुख ने घबराकर निगल लिया। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। योर मैजेस्टी, मैंने केवल तीसरे बुजुर्ग से कहा था कि लव को कुछ व्यवहार के सिद्धांत सिखाएं, लेकिन योर मैजेस्टी अधिकतर समय एकांत साधना में रहते हैं और लव भविष्य का उत्तराधिकारी है, इसलिए। अरोरा फैमिली का प्रमुख घबरा गया। आरव द्वारा दिया गया दबाव अत्यंत भयावह था। और तन्वी का क्या? आरव ने ठंडे स्वर में पूछा। ये अरोरा फैमिली का प्रमुख घबरा कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। शुरू से सब बताओ, एक भी बात छिपाना मत, वरना परिणाम तुम खुद सोच सकते हो, आरव ने ठंडी आवाज में कहा। जी योर मैजेस्टी, अरोरा फैमिली का प्रमुख कांपती आवाज में बोला। आरव कई वर्षों से एकांत साधना में था। अरोरा फैमिली ने पूरी तरह प्रशांत प्रीफेक्चर के शाही परिवार की स्थिति मजबूत कर ली थी। यहाँ तक कि अरोरा फैमिली का प्रमुख भी एकांत साधना में चला गया था। वह शायद ही कभी बाहर निकलता था। नेदरवर्ल्ड शांत और स्थिर था। डेमन और मॉन्स्टर जातियां मानव जाति को उकसाने की हिम्मत नहीं करती थीं। लेकिन अरोरा फैमिली के प्रमुख और कुछ बुजुर्गों के मन में दूसरे विचार थे। वे सत्ता संघर्ष के बारे में सोच रहे थे। यह सही था कि एक महान आपदा आने वाली थी, लेकिन वो अभी आई तो नहीं थी। अब जबकि 9 प्रोविंसेस की स्पिरिचुअल एनर्जी प्रचुर हो चुकी थी, अरोरा फैमिली के प्रमुख और बुजुर्गों को विश्वास था कि यदि यह आपदा बीत गई तो अरोरा फैमिली आगे भी नेदरवर्ल्ड प्रोविंस पर शासन करता रहेगा। इसलिए वे पहले से तैयारी करना चाहते थे और योजना बेहद सरल थी। वह थी उत्तराधिकार की लड़ाई। आरव की एक बेटी और एक बेटा था। उन्हें लव के साथ अच्छे संबंध बनाने ही थे। यदि भविष्य में लव उत्तराधिकारी बनता तो अरोरा फैमिली निश्चित रूप से और अधिक ऊंचाई पर पहुंचता। इसलिए अरोरा फैमिली के प्रमुख ने तीसरे बुजुर्ग को मंदिर भेजा। उसने आराध्य से कहा कि वह लव को लोगों से व्यवहार करने के तरीके सिखाना चाहता है, ताकि भविष्य में लव केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि एक योग्य व्यक्ति भी बने। आराध्य को ये बात सही लगी, इसलिए उसने अनुमति दे दी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे तीसरे बुजुर्ग ने चुपके से लव की सोच बदलनी शुरू कर दी। ये बदलाव शुरुआत में स्पष्ट नहीं था। उसने केवल इतना कहा कि व्यक्ति को ईमानदार और अपने वचन का पक्का होना चाहिए। यह अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन बाद में तीसरे बुजुर्ग ने गुप्त रूप से लव से कहा कि आरव रूप रंग की परवाह नहीं करता और उसे सबसे अधिक असाधारण युवा प्रतिभाएं पसंद हैं। उसने ये भी कहा कि आरव भविष्य में तन्वी की शादी किसी असाधारण युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति से करवाना चाहता है।
और ऐसा होने पर 10,000 वर्षों की महान आपदा आने से पहले आरव निश्चिंत हो जाएगा। ये सुनकर लव को लगा कि यह बात पूरी तरह तर्कसंगत है। आखिर उसकी बहन को किसी न किसी दिन शादी तो करनी ही थी। पहले रोहित के नाना भी अपनी उपपत्नी सुनैना की शादी राजेश से करवाना चाहते थे, क्या वह भी महान आपदा से बचने की कोशिश नहीं थी? इसलिए लव ने इसे सच मान लिया। उसने अपनी माँ तक को नहीं बताया। वह अकेले सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट से बाहर निकल गया। ऊपर से वह यात्रा करने का दिखावा कर रहा था, लेकिन असल में वह किसी युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को ढूंढना चाहता था ताकि उसे अपनी बहन के साथ मिलवा सके। और इसी वजह से जब आरव ने उसे हराया तो उसने तन्वी से उसकी मुलाकात करवाने की बात कह दी। आरव अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता था। लव और तन्वी का रिश्ता बहुत अच्छा था, तो फिर वह अपनी बहन को किसी ऐसे आदमी से कैसे जोड़ सकता था जिससे वह अभी मिला हो, और वह भी इतना बदसूरत। उसी क्षण आरव को महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है। बाद में उसने लव से कारण पूछा और लव ने कहा कि अरोरा फैमिली के तीसरे बुजुर्ग ने उसे वर्षों तक लोगों से व्यवहार करना सिखाया था। तभी आरव समझ गया कि इसमें जरूर कोई षड्यंत्र छिपा है। इसलिए वह गुस्से और हत्या की इच्छा से भरा हुआ यहाँ आ पहुंचा। वह ऐसा दिखा रहा था मानो उसे सब सच पहले से पता हो ताकि बाकी सच्चाई खुद सामने आ जाए। योर मैजेस्टी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ योर मैजेस्टी का बोझ बांटना चाहता था। अरोरा फैमिली का प्रमुख डर से कांप उठा। हे, अगर तन्वी की शादी हो जाती तो महान आपदा के बाद सिंहासन लव को मिल जाता है ना? आरव ने व्यंग्य से कहा। हालांकि अरोरा फैमिली के प्रमुख ने पूरी बात नहीं बताई थी, फिर भी आरव ने सच्चाई समझ ली थी। उसका दिल वास्तव में दुष्ट था। योर मैजेस्टी, वह बात नहीं है। अरोरा फैमिली का प्रमुख भयभीत था। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। वे ऐसा कैसे कर सकते थे? आरव अब ह्यूमन एम्परर था, फिर भी अरोरा फैमिली उसके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर रहा था। आराध्य की खातिर जो लोग इसमें शामिल थे वे खुद आगे आ जाएं और अपने भाग्य को स्वीकार करें, आरव ने गहरी आवाज में कहा। यह मामला आरव की अंतिम सीमा को पार कर चुका था। हालांकि अभी तक इससे कोई गंभीर परिणाम नहीं निकला था, लेकिन भविष्य में क्या होता अगर उसने ध्यान ही न दिया होता तो? अगर किसी दिन वह एकांत साधना से बाहर आता और लव किसी बदसूरत आदमी को लेकर आ जाता ये कहते हुए कि वह अपनी बहन से उसका परिचय करवाना चाहता है, तब क्या होता? अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं निपटाया गया तो भविष्य में अगर कोई और अरोरा फैमिली की नकल करके यही काम करने लगे तो ऐसी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए सीधे उदाहरण बनाना ही सबसे अच्छा था। आरव के शब्द निर्णायक, दबंग और निर्दयी थे। असल में उसने अरोरा फैमिली पर दया ही दिखाई थी। अगर यह किसी और परिवार ने किया होता तो शायद वो पूरे परिवार का सफाया कर देता। ये योर मैजेस्टी, कृपा करके हमारी जान बख्श दीजिए। अरोरा फैमिली का मुखिया घबरा गया। अब वह शाही राजा था, ऊंचे पद पर बैठा था, लेकिन आरव केवल एक वाक्य में उसे मरवा सकता था। योर मैजेस्टी, हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। योर मैजेस्टी, हमारी जान बख्श दीजिए। तीसरे बुजुर्ग सहित अरोरा फैमिली के कई बुजुर्ग घुटनों के बल गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। लेकिन आरव का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वह चुपचाप बैठा रहा। तुम सब मरने के योग्य हो। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद अरोरा फैमिली के पुराने प्रमुख ने भारी आवाज में कहा। यह अरोरा फैमिली को बचाने का सबसे सुरक्षित तरीका था। अरोरा फैमिली का पुराना प्रमुख भी इस पूरे मामले के बारे में जान चुका था और समझ गया था कि आरव ने पहले ही दया दिखाई है, वरना आरव की पुरानी शैली को देखते हुए वह शायद पूरे अरोरा फैमिली को खत्म कर देता। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। अरोरा फैमिली का वर्तमान मुखिया भय और अनिच्छा से कांप उठा। परिवार के अस्तित्व के लिए अरोरा फैमिली के पुराने प्रमुख ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने खुद ही हमला कर दिया। पूर्वज अरोरा फैमिली का मुखिया और बाकी लोग उसके सामने कहाँ टिक सकते थे? सभी को उसी ने अपने हाथों से मार डाला। आरव ने अरोरा फैमिली के पुराने प्रमुख को गहरी नज़र से देखा, फिर उठकर जाने लगा। योर मैजेस्टी को बधाई। अरोरा फैमिली का पुराना प्रमुख दोनों घुटनों पर झुक गया। प्रशांत प्रीफेक्चर का शाही परिवार अब भी तुम्हारा अरोरा फैमिली रहेगा। ये कहने के बाद आरव सभा कक्ष से गायब हो गया। इस प्रकार यह मामला समाप्त हो गया। अरोरा फैमिली के पुराने प्रमुख का कठोर कदम केवल घर की सफाई करना नहीं था, बल्कि आरव के प्रति अपनी निष्ठा दिखाना भी था।
अरोरा फैमिली के लिए आज जहां वे पहुंचे थे वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। ये सब केवल आरव के एक वाक्य की वजह से हुआ था। और आज जो संकट अरोरा फैमिली पर आया था वह पूरी तरह अरोरा फैमिली के मुखिया और बाकी लोगों की अपनी हरकतों का परिणाम था। अरोरा फैमिली को छोड़ने के बाद आरव ने कुछ देर सोचा। फिर उसने संचार जेड स्लिप का उपयोग करके राज से संपर्क किया और पूरी घटना बता दी। ये सुनकर राज क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत जेड स्लिप के माध्यम से आरव से माफ़ी मांगी। वह लव का गुरु था, लेकिन आरव की एकांत साधना के दौरान उसे पता तक नहीं चला कि उसके शिष्य के साथ इतनी बड़ी बात हो चुकी है। आरव ने उत्तर दिया कि अब सब ठीक है। साथ ही उसने राज को चेतावनी देने को कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। राज तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है और उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। आरव को राज की क्षमता पर पूरा भरोसा था। इसके बाद वह डेमन रेल्म की गहराइयों की ओर निकल पड़ा। पहले राज ने उसे बताया था कि डेमन और मॉन्स्टर जातियों के कुछ प्राचीन अस्तित्व गुप्त रूप से छिपने के स्थान तैयार कर रहे हैं। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी था। महान आपदा अभी शुरू भी नहीं हुई थी और ये बूढ़े लोग पहले से तैयारी कर चुके थे। अगर असली आपदा शुरू होने से ठीक पहले ऐसा होने लगे तो, अगर दूसरे शक्तिशाली लोग भी यही करने लगे तो, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उस दिन डेमन रेल्म की गहराइयों में शून्य से कई भयावह तलवार प्रकाश उतरे। वे आकाश से गिरते उल्कापिंडों जैसे थे जिन्होंने धरती हिला देने वाली शक्ति से डेमन रेल्म के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। कई प्राचीन डेमन जातियों की गुफाएं पूरी तरह राख में बदल गईं। सबसे भयावह बात यह थी कि उन प्राचीन डीमंस को ये तक पता नहीं चला कि उन पर हमला किसने किया। ये केवल एक चेतावनी है। तुम सब जानते हो कि मेरा मतलब क्या है। शून्य के ऊपर आरव की गुस्से से भरी गर्जना गूंज उठी, मानो स्वर्ग का क्रोध उतर आया हो। उन प्राचीन डीमंस के चेहरे बुरी तरह बदल गए। सभी भय से कांप उठे। इस दुष्ट तारे की शक्ति पहले से भी अधिक भयावह हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब उसने हमला किया तब भी वे आरव की उपस्थिति तक महसूस नहीं कर पाए। उसी दिन डेमन रेल्म की गहराइयों में यही घटना फिर हुई। आरव ने एक ही तलवार वार से कई प्राचीन डेमन कुलों की गुफाओं को चीर डाला और उन्हें ठंडी चेतावनी देकर चला गया। ये सब करने के बाद आरव वहां से निकल गया। उसने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, सिर्फ कुछ तलवार वार किए और चला गया। कुछ देर सोचने के बाद आरव ने मंदिर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। लेकिन तभी वो अचानक रुक गया। आरव मुस्कुराया और अगले ही क्षण उसकी आकृति गायब हो गई। ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस। अब जबकि आरव ह्यूमन एम्परर बन चुका था, यह स्थान आखिरकार पूरी तरह सुरक्षित हो गया था। यहाँ आसपास कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करता था, कोई यहाँ जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की भी हिम्मत नहीं करता था। ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस का सिद्धांत ये था कि जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स हों तुम्हें यहाँ पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद आरव ने सभी जातियों, परिवारों और सेक्ट्स को स्पिरिट स्टोन्स और संसाधन जमा करने का आदेश दिया और उन्होंने ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस की व्यवस्था में भी लूपहोल्स निकाल लिए। जो कुछ आरव ने सुझाया था वह केवल एक छोटा सा नगर भर था। एक रेस्तरां के भीतर पिताजी धीरे खाए लंबे सुनहरे बालों वाला एक युवक सामने बैठे सुनहरे बालों वाले बूढ़े आदमी को असहाय भाव से देख रहा था। बाहर का खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन ही नहीं भरता, बूढ़ा शेर उत्साह से बोला। लेकिन ये बहुत महंगा है, मेरे पास अब स्पिरिट स्टोन्स नहीं बचे। सुनहरे बालों वाला युवक चुप हो गया। वह शेरा था और वो सुनहरे बालों वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वनराज था। डरने की क्या बात है, अगर हमारे पास स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं तो नहीं देंगे, इसमें बड़ी बात क्या है। पिताजी, खाना खाने के बाद स्पिरिट स्टोन्स देने पड़ते हैं, यही नियम है। डरने की क्या बात है, तुम्हारे पिता कभी खाना खाकर स्पिरिट स्टोन्स नहीं देते। पिताजी, क्या आप भूल गए कि बड़े भाई ने क्या कहा था। वो यहाँ नहीं है। शेरा पूरी तरह असहाय हो गया। वह वास्तव में बहुत अमीर था, लेकिन पहले वह बूढ़े शेर को लेकर घूमने निकला था और उसने बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए थे। हाल ही में पिता और पुत्र स्टार्ट कॉन्टिनेंटल वापस लौटे थे। लिटिल जिन लंबे समय से मंदिर वापस जाना चाहता था, लेकिन बूढ़े शेर को पता नहीं क्या सूझा कि रास्ते में ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस दिख गया। लिटिल जिन ने बताया था कि वह पहले यहाँ रह चुका है, इसलिए बूढ़ा शेर जिद करके यहाँ देखने आ गया और यह स्थिति बन गई।
शेरा के पास पहले बहुत स्पिरिट स्टोन्स थे, लेकिन 10 वर्षों से अधिक समय गुजरने के बाद वे लगभग खत्म हो चुके थे। पिताजी धीरे खाए, गला मत अटकाए, शेरा ने आह भरते हुए कहा। हे, अगर पिता चाहें तो इस छोटे से शहर को पूरा निगल सकते हैं। बूढ़ा शेर हंस पड़ा। आसपास बैठे कई लोग हंस पड़े। उन्हें लगा कि बूढ़ा शेर बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है। पूरा शहर निगल जाएगा? वह आखिर है क्या? क्या उसका पेट अथाह गड्ढा है? बेशक ये लोग केवल मन ही मन उसका मजाक उड़ा रहे थे, किसी की भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं थी। आखिर कोई भी बूढ़े शेर की कल्टिवेशन लेवल को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उनका चुप रहना यह मतलब नहीं था कि बूढ़ा शेर ये सब सह लेगा। तुम लोग किस बात पर हंस रहे थे? बूढ़े शेर ने भौं उठाई और उन लोगों की ओर बुरी नज़र से देखा जो अभी हंसे थे। पिताजी बस कीजिए, रुक जाइए। शेरा निराश हो गया। क्या यह आदमी सच में हर जगह समस्या खड़ी करेगा? ओम सीनिया, हम तो बस हंस रहे थे। क्या इससे आपको परेशानी है? अभी मजाक उड़ाने वाला एक युवक खड़ा हो गया। हालांकि उसने बूढ़े शेर को सीनियर कहा, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा डर नहीं था। कारण केवल एक था, ये ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस था। अगर यह कहीं और होता तो वह बूढ़े शेर को उकसाने की हिम्मत कभी नहीं करता। लेकिन यहाँ बात अलग थी। ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस के अपने नियम थे। बिना अनुमति कोई लड़ाई नहीं। कहा जाता था कि यहाँ का सिटी लॉर्ड रिलीज फ्रॉम कैलेमिटी रेल्म का विशेषज्ञ है। इसके अलावा इस बार ह्यूमन एम्परर ने सभी जातियों, सेक्ट्स और परिवारों को संसाधन और स्पिरिट स्टोन्स देने का आदेश दिया था, लेकिन वॉन्डरिंग ब्लैक मार्केट ने कुछ भी योगदान नहीं दिया। इस वजह से अनगिनत लोगों को विश्वास हो गया था कि इस ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस का लॉर्ड बेहद रहस्यमय है। हे, तुम मेरी नज़रों में चुभ रहे हो। बूढ़ा शेर व्यंग्य से हंसा और अपनी आभा छोड़ दी। गर्जना। अभी बोलने वाला युवक तुरंत बूढ़े शेर की आभा के दबाव में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी कल्टिवेशन लेवल बुरी नहीं थी, वह पर्ल रेल्म के 5वें स्तर पर था। लेकिन वह बूढ़े शेर का मुकाबला कैसे कर सकता था? पिताजी कृपया समस्या मत खड़ी कीजिए, शेरा घबराकर चिल्लाया। उसे ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस के सिटी लॉर्ड से कोई डर नहीं था। लेकिन उसे आरव की बातें याद थीं। उसे डर था कि आरव फिर से बूढ़े शेर को दबा देगा। तब वह क्या करेगा? क्या ये बहुत मुश्किल स्थिति नहीं होगी? हूँफ! बूढ़े शेर ने ठंडी आवाज में सूंघा और अपनी आभा वापस छिपा ली। अभी घुटनों पर गिरा युवक ठंडे पसीने से भीग गया। बहुत डरावना। इस व्यक्ति की शक्ति आखिर किस स्तर की थी? वह उसकी गहराई का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। क्या वह ट्रिब्यूलेशन रेल्म का विशेषज्ञ हो सकता है? युवक समझ गया कि वह बूढ़े शेर को उकसा नहीं सकता, लेकिन वह यूं ही अपमान सहकर जाना भी नहीं चाहता था। तुमने शहर की दीवारों के भीतर हमला करने की हिम्मत की, बस इंतजार करो। इतना कहकर युवक मुड़ा और भाग गया। वह सिटी गार्ड्स को सूचना देने जा रहा था ताकि शहर के विशेषज्ञ इस मामले को संभालें। ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस का नियम था, शहर के भीतर लड़ाई की अनुमति नहीं थी। यह आयनक्लैड रूल था जिसे ब्लैक मार्केट लॉर्ड ने शहर की स्थापना के समय तय किया था। बूढ़े शेर ने युवक पर ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। वह फिर से अलग अलग व्यंजन खाने लगा और चिल्लाया, लड़के शराब लाओ। शेरा ने असहाय होकर कंधे उचकाए। जब तक बूढ़ा शेर किसी को मार नहीं देता उसे खाने दो। अगर बिल चुकाने के लिए स्पिरिट स्टोन्स नहीं हुए तो वे बस भाग जाएंगे और इसे मुफ्त का भोजन मान लेंगे। छाया में छिपा आरव ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। ये तो दिलचस्प है। आरव मुस्कुराया और शेरा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे मानना पड़ा कि यह शेर मानव रूप में काफी सुंदर दिखता था। कम से कम चाल से तो बेहतर ही था। आरव के सामने आने का कोई इरादा नहीं था, वह बस तमाशा देखने वाला था। सच कहें तो रिहा होने के बाद से बूढ़ा शेर अपेक्षाकृत शांत ही रहा था। रेस्तरां के भीतर बूढ़े शेर का मुंह तेल से भरा हुआ था। दूसरी ओर शेरा की भूख पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मेरे बेटे और खाओ, जितना ज्यादा खाएंगे उतनी तेजी से मजबूत बनेंगे, बूढ़ा शेर बोला। स्वाद बस ठीक ठाक है, सुनहरे बालों वाले युवक शेरा ने सिर हिलाया। इन व्यंजनों का स्वाद अभी भी थोड़ा कम था, आखिर माइटी बुल डेमन क्लैन और गोल्डन विंज्ड रॉक क्लैन के खाने की तुलना में ये काफी कमजोर थे। लेकिन बूढ़े शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह बड़े आनंद से खाता रहा। 70,000 वर्षों तक कैद रहने के बाद अब बाहर आकर उसे हर चीज स्वादिष्ट लगती थी।
और तभी शहर के भीतर से दर्जनों शक्तिशाली लोग रेस्तरां में प्रवेश कर गए। उनका नेतृत्व वही युवक कर रहा था जिसे बूढ़े शेर ने अभी घुटनों पर गिरा दिया था। यही है, इसी ने मुझ पर हमला किया था, यहाँ मौजूद सभी लोग गवाही दे सकते हैं। उस युवक ने बूढ़े शेर की ओर उंगली दिखाते हुए गुस्से से चिल्लाया। अब ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस के गार्ड्स आ चुके थे। उसे विश्वास नहीं था कि बूढ़ा शेर अब और परेशानी खड़ी कर पाएगा। तुमने सच में हमला किया था, आगे खड़े गार्ड ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पास ट्रिब्यूलेशन रेल्म के दूसरे स्तर की शक्ति थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ भी था, क्योंकि वह बूढ़े शेर की कल्टिवेशन लेवल को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। बूढ़े शेर ने पहले तो उसे नज़रअंदाज कर दिया और खाना ठूंसता रहा, लेकिन जब किसी ने उससे पूछा तो उसने सिर हिलाकर मान लिया। सामने बैठा शेरा पूरी तरह निराश हो गया। क्या ये लोग सच में मरने आए हैं? तुमने मान लिया, बहुत अच्छा। ब्लैक मार्केट में लड़ाई की अनुमति नहीं है। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे डंजन में डाल दिया जाएगा और सिटी लॉर्ड के निर्णय का इंतजार करना होगा। अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, गार्ड्स के नेता ने कहा। सामान्य परिस्थितियों में जो भी ब्लैक मार्केट फॉर द होमलेस में हमला करने की हिम्मत करता उसे मौके पर ही मार दिया जाता, लेकिन दुर्भाग्य से वह बूढ़े शेर की कल्टिवेशन लेवल तक महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले उसे डंजन में बंद करेंगे और फिर सिटी लॉर्ड उसके भाग्य का फैसला करेगा। उनकी नज़रों में सिटी लॉर्ड अजेय था, ह्यूमन एम्परर को छोड़कर। मेरा फैसला करेगा। बूढ़ा शेर रुक गया। उसने हाथ का खाना नीचे रखा, मुंह में बचा खाना निगला और शांत स्वर में बोला, तुम किसके फैसले का इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल हमारे सिटी लॉर्ड का। क्या मैंने अभी नहीं कहा? क्या तुम्हारा सिटी लॉर्ड ह्यूमन एम्परर है? बूढ़े शेर ने पलटकर पूछा। क्या तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? गार्ड्स का नेता चौंक गया। ह्यूमन एम्परर? वो उनका सिटी लॉर्ड कैसे हो सकता है? सामने वाला जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा था। वह तुरंत क्रोधित हो उठा। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी उसका अपमान कर रहा है। अगर वह ह्यूमन एम्परर नहीं है तो उसे मेरा फैसला करने का क्या अधिकार है? बूढ़ा शेर व्यंग्य से हंसा और हाथ हिलाते हुए बोला, दफा हो जाओ, मेरा मन नहीं है कि तुम्हें मारूं, कम वक्त। बहुत घमंडी है। शहर के गार्ड्स जो बूढ़े शेर को पकड़ने आए थे, सबके भीतर हत्या की भावना भर गई। माय लॉर्ड, आपको इसे तुरंत मार देना चाहिए, अभी शिकायत करने वाला युवक जल्दी से बोला। उसकी नज़र में जो भी सिटी गार्ड्स का अपमान करे वह निश्चित रूप से मर चुका होता। पिताजी चलिए यहाँ से। शेरा को महसूस हो गया कि स्थिति खराब हो रही है। अगर बूढ़ा शेर सच में गुस्सा हो गया तो उसे रोकना असंभव होगा। 10 वर्षों से अधिक की यात्रा में बाकी बड़े राज्यों में सब ठीक रहा था। बूढ़े शेर की कल्टिवेशन इतनी गहरी थी कि कोई उसकी गहराई नहीं समझ पाता था। ऊपर से उसकी ताकत भी अत्यंत भयानक थी, इसलिए कोई उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वे इस सेंट्रल लैंड में लौटे, तुरंत समस्या खड़ी हो गई। बूढ़ा शेर ठंडी आवाज में सूंघा, तुम लोग खुद को भाग्यशाली समझो, वरना आज मैं तुम सबको निगल जाता। इतना कहकर बूढ़ा शेर उठा और लिटिल जिन के साथ जाने लगा। धतेरे की अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। गार्ड्स के नेता के हाथ में कम्युनिकेशन जेड स्लिप था। उसे पता था कि वो मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने सिटी लॉर्ड को सूचना दे दी थी। ऐसे शक्तिशाली शत्रु से खुद सिटी लॉर्ड को निपटना होगा। बहुत देर हो चुकी है। कैसे? बूढ़ा शेर व्यंग्य से हंसा और उसकी आभा दर्जनों गार्ड्स पर टूट पड़ी। सभी कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गए। अगर उसके बेटे ने उसे नहीं रोका होता तो वह उन्हें उसी समय निगल जाता। तुम इंतजार करो, गार्ड ने वही धमकी दी जो अभी पहले युवक ने दी थी। बूढ़े शेर की हत्या की इच्छा फैल गई। आज बहुत ज्यादा लोगों ने उसे उकसाया था। उसका बेटा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह मारना चाहता था। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी चमक उठी। सामने खड़े दर्जनों शक्तिशाली लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे मृत्यु ने उन्हें घेर लिया हो, मानो वे किसी भी क्षण टूटकर मर सकते हों। लाइफ सेवरिंग रेल्म। ऐसे अगले स्तर के विशेषज्ञ के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। रुको। उसी समय पीछे से एक हल्की आवाज सुनाई दी। सफेद वस्त्र पहने एक मोटा युवक अचानक रेस्तरां के भीतर प्रकट हुआ। उसने हाथ हिलाया और बूढ़े शेर की हत्या की इच्छा तुरंत समाप्त हो गई। शेरा स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से अपनी आंखें मल लीं। गर्ग,
वह गर्ग को पहचानता था, लेकिन वह आदमी तो मर चुका था। नहीं, यह सही नहीं, यह आरव था। बूढ़ा शेर भी स्तब्ध रह गया। उसकी हत्या की इच्छा इतनी आसानी से समाप्त कर दी गई थी। पूरे 9 प्रोविंसेस में केवल नया ह्यूमन एम्परर ही ऐसा कर सकता था। तुम सच में एक चिपकू भूत हो, बूढ़े शेर ने आह भरते हुए कहा। वह पूरी तरह निरुत्तर था। 10 वर्षों से अधिक समय हो गया था, और इतने वर्षों में पहली बार वह किसी को मारने वाला था। और तभी यह ह्यूमन एम्परर प्रकट हो गया। बड़े भाई, शेरा दौड़कर आया और सफ़ेद वस्त्र पहने मोटे युवक को जोर से गले लगा लिया। तुमने ह्यूमन फॉर्म लेना सीख लिया, बुरा नहीं। आरव मुस्कुराया, उसका मोटा चेहरा हल्का सा हिल रहा था। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसका मतलब क्या था? आरव ने दोनों पक्षों के बीच हुई सारी घटना देख ली थी। बूढ़ा शेर शायद मजबूर होकर हमला कर बैठा था। चूंकि कोई मरा नहीं था, इसलिए वह इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। चलो, आरव ने शांत स्वर में कहा। बूढ़े शेर ने आह भरी। यह नया ह्यूमन एम्परर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। सामने वाला आसपास मौजूद था, फिर भी वह उसे महसूस तक नहीं कर पाया था। शेरा ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। सर, आप जा सकते हैं, लेकिन वह नहीं। शहर के भीतर गार्ड्स का नेता अचानक बोल पड़ा। आरव एक पल के लिए चौंक गया। क्या यह आदमी सच में इतना समर्पित था? अगर वह प्रकट नहीं होता तो तुम लोग अब तक मर चुके होते। हे, तुम मुझे जाने नहीं दोगे, बूढ़ा शेर गरजा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरकर जा रहा हूं? शेरा पूरी तरह निराश हो गया। ये लोग सच में मौत को बुला रहे थे। भाई, इंसान के पास केवल एक जान होती है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। शेरा नीचे बैठा और बोलने वाले आदमी के कंधे पर थपथपाया। वह आदमी अभी तक बूढ़े शेर की आभा के दबाव से घुटनों पर ही था। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इतना घमंडी। और तभी, कौन है जो मेरी सिटी वॉल्स के भीतर हमला करने की हिम्मत कर रहा है? रिलीज रेल्म की शक्तिशाली आभा तुरंत पूरे रेस्तरां पर छा गई। सुंदर सिटी लॉर्ड पहुंच चुकी थी। उसके शरीर से हत्या की भावना फैल रही थी। चलो, उसे नजरअंदाज करो, आरव ने शांत स्वर में कहा। उसने एक कदम बढ़ाया और उसकी आकृति रेस्तरां की खिड़की से गायब हो गई। बूढ़े शेर ने सिर हिलाया और वह भी बाहर निकल गया। शेरा जल्दी से पीछे हो लिया। आरव अपनी असली पहचान प्रकट नहीं करना चाहता था। वे लो प्रोफाइल रखना चाहते थे, लेकिन सुंदर सिटी लॉर्ड गुस्से से भर उठी। वह खुद आ चुकी थी, फिर भी कुछ लोग रेस्तरां छोड़कर जाने की हिम्मत कर रहे थे। इससे साफ था कि वही लोग अपराधी थे। माय लॉर्ड, वे लोग भाग रहे हैं, गार्ड्स के नेता ने जोर से कहा। देखती हूँ कहाँ भागते हो। सुंदर सिटी लॉर्ड गुस्से में अपनी रिलीज रेल्म की आभा छोड़ दी। वह उन्हें अपनी शक्ति से दबाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से तीनों पर इसका बिल्कुल असर नहीं हुआ। वे अब भी आराम से आकाश में उड़ रहे थे। आरव का इरादा शहर से बाहर निकलकर शून्य को चीरने का था। बूढ़ा शेर उसके पीछे पीछे चल रहा था। सुंदर सिटी लॉर्ड स्तब्ध रह गई। कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने उनकी कल्टिवेशन लेवल जांचने की कोशिश की। 3 लोगों में से 2 की कल्टिवेशन वह बिल्कुल नहीं देख पाए। क्या वे सभी रिलीज ऑफ कैलेमिटी रेल्म के पीक एक्सपर्ट्स हैं? सुंदर सिटी लॉर्ड स्तब्ध रह गई। ऐसा लग रहा था कि केवल रिलीज ऑफ कैलेमिटी रेल्म के पीक एक्सपर्ट्स ही उसकी जांच से बच सकते थे। लेकिन वे कौन थे? पूरे 9 प्रोविंसेस में ऐसे विशेषज्ञ गिने चुने थे। वे सभी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। भले ही उसने उन्हें सामने से न देखा हो, लेकिन उनके चित्र जरूर देखे थे। लेकिन माय लॉर्ड, वे लोग भाग गए, गार्ड्स का नेता जल्दी से बोला। दफा हो जाओ, गार्ड, सिटी लॉर्ड ने उसे क्यों डांटा? सुंदर सिटी लॉर्ड ने सतर्क नजरों से उस दिशा में देखा जिधर वे गए थे, फिर मुड़कर चली गई। वे लगभग एक बड़ी आपदा बुला चुके थे। उनमें से किसी एक का भी वो मुकाबला नहीं कर सकती थी। आरव, बूढ़ा शेर और लिटिल जिन वहां से निकल गए। उन्होंने शून्य को चीरते हुए मंदिर की ओर वापसी की। रास्ते भर बूढ़ा शेर अपनी सफाई देता रहा। रेस्तरां में जो हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी। वे लोग खुद मुसीबत बुला रहे थे। आरव ने उससे बहस नहीं की। आखिर उसने पूरी घटना खुद देखी थी। रेस्तरां के वे लोग, उनमें सच में बहुत साहस था। पूरे 9 प्रोविंसेस के एकमात्र लाइफ स्लेइंग रेल्म विशेषज्ञ को चुनौती देने की हिम्मत। अगर उन्हें इस सच्चाई का पता चल जाए तो वे जीवन भर इसका घमंड कर सकते थे।
बूढ़े शेर की डींगे लगभग एक खूनी घटना में बदल गई थीं। दुर्भाग्य से बूढ़ा शेर डींगे नहीं मार रहा था। आरव ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। वे मंदिर पहुंच गए। पहले शेरा थोड़ा उदास दिखा, लेकिन अगले ही पल उत्साह से हंस पड़ा। हा, श्रेयस वापस आ गया। ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद शेरा इन सभी वर्षों में मंदिर लौटना चाहता था ताकि सब उसके सुंदर रूप को देख सकें। और अब वो आखिरकार लौट आया था। योर मैजेस्टी, ये दोनों कौन हैं? रोहित और जमशेद वहां आ पहुंचे। शेरा तो ठीक था, वह बस एक छोटा सा शरारती लड़का था। लेकिन बूढ़े शेर की आभा बहुत भयावह थी। वे उसकी गहराई बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। डेमन रेल्म की गहराइयों वाला बूढ़ा शेर, आरव ने शांत स्वर में कहा। इतना शक्तिशाली? रोहित और जमशेद स्तब्ध रह गए। पहले राज बूढ़े शेर की निगरानी करता था, इसलिए रोहित ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़ा शेर यह प्रशंसा सुनकर घमंडी भाव से मुस्कुराने लगा, अंदर ही अंदर बहुत खुश था। ठीक है, बाद में मैं इसके लिए कुछ काम तय कर दूंगा, आरव ने सहज स्वर में कहा। बूढ़ा शेर, काम तय करोगे? इसका क्या मतलब? बूढ़ा शेर नाराज हो गया। क्या आरव उसे काम पर लगाने वाला था? उसने आत्मसमर्पण नहीं किया था और न ही वो आरव का अधीनस्थ था। मैं तुम्हें काम देकर एहसान कर रहा हूं, ज्यादा बकवास मत करो, इस समय मेरे पास लोगों की कमी है। आरव अधीरता से बोला। तुम मैं काम नहीं करूंगा, जिसे करना हो करे। बूढ़े शेर ने हाथ बांध लिए और बहुत नाराज दिखने लगा। वो पुराने ह्यूमन एम्परर से नफरत करता था और स्वाभाविक रूप से 9 प्रोविंसेस से भी। वो उनकी सेवा कैसे कर सकता था? हे, अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो फिर शेरा को कुछ कठिन काम दे देते हैं, आरव ने शांत स्वर में कहा। शेरा? बूढ़ा शेर, आरव की चाल वास्तव में शानदार थी। शेरा आज्ञाकारी था। वह सबसे लंबे समय से आरव के साथ था, इसलिए उसकी सोच को अच्छी तरह समझता था और तुरंत मान गया। बूढ़ा शेर पूरी तरह असहाय हो गया। शेरा जल्दी से मंदिर के पीछे वाले हॉल की ओर भागा ताकि पुराने परिचितों से मिल सके। तुम कौन हो? सबसे पहले शेरा की मुलाकात तन्वी से हुई। वो बड़ी आंखों से शेरा को घूर रही थी। सामने वाला उसे बहुत परिचित लग रहा था। यह मंदिर का पिछला हॉल था, सामान्य लोग यहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। तुम कौन हो? शेरा भी स्तब्ध रह गया। सामने वाली भी बहुत परिचित लग रही थी और उसके चेहरे की बनावट भी बेहद परिचित थी। मैंने पहले पूछा था। मेरा नाम श्रेयस है, नहीं शेरा। एक बड़ी मोटी बिल्ली। उसे बड़ी बिल्ली कहने वाले केवल तन्वी और लव ही थे। ये जरूर तन्वी ही होगी, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तन्वी? शेरा ने तन्वी को ऊपर से नीचे तक देखा। 10 वर्षों में सचमुच बहुत कुछ बदल गया था। सच में तुम ही हो, तुम बड़ी मोटी बिल्ली? तन्वी खुशी से उछल पड़ी। जब वह छोटी थी तब बड़ी बिल्ली उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह हर दिन आधा दिन शेरा के साथ खेलती थी। हे, मैं ही हूँ। लिटिल जिन के चेहरे पर पूरी मुस्कान थी। तन्वी को देखकर वह बेहद खुश था। हालांकि बचपन में उसके बाल बहुत नोचे गए थे, लेकिन जब वह तन्वी को नहीं देख पाता था तो उसे उसकी बहुत याद आती थी। इस दौरान आरव के अलावा जिसे वह सबसे ज्यादा याद करता था वो तन्वी ही थी। तुम्हारे बाल कहाँ गए? हे, ये सब क्या है? शेरा ने अपने सुनहरे बाल झटके और अपना सुंदर चेहरा दिखाया, मानो तन्वी की तारीफ का इंतजार कर रहा हो। नहीं, तुम पहले वाली बड़ी बिल्ली के रूप में ज्यादा अच्छे लगते थे, इस रूप में तो बहुत बदसूरत हो। तन्वी ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। शेरा, बड़ी बिल्ली वापस पहले जैसा बन जाओ, नहीं तो सब डर जाएंगे, तन्वी ने फिर कहा। शेरा? शून्य में छिपा बूढ़ा शेर अपने बेटे और तन्वी की बातचीत देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन सिर हिलाया। ये लड़की अच्छी है, मेरी बहू बनने के लिए बिल्कुल सही। और फिर आरव अचानक प्रकट हुआ और उसने बूढ़े शेर की जोरदार पिटाई कर दी। पिटने के बाद बूढ़ा शेर पूरी तरह निरुत्तर रह गया। उसे क्यों मारा गया? क्या तुम्हें मारने के लिए कारण चाहिए? बूढ़ा शेर, धतेरे की। पहले शेरा कह चुका था कि भविष्य में उसका बेटा होगा और वह उसे तन्वी के साथ रहने देगा। अब बूढ़ा शेर भी वही सोचने लगा था। वह सीधे लिटिल जिन को भेजने की योजना बना रहा था। आरव को जरूर उसे बताना था कि फूल लाल क्यों होते हैं। आधा महीना बाद शेरा एक मिशन पर निकल गया। उसका कार्य था विभिन्न डेमन रेसेस का निरीक्षण करना, उन्हें चेतावनी देना और संसाधनों के वितरण की निगरानी करना।
बूढ़ा शेर भी उसके साथ चला गया। इसके अलावा एक कार्य ये भी था कि वॉन्डरिंग ब्लैक मार्केट के संसाधन और स्पिरिट स्टोन्स जब्त किए जाएं। बूढ़ा शेर हाथ रगड़ रहा था, वह कार्रवाई करने के लिए बेचैन था। लव भी वापस लौट आया। घर पहुंचने पर आरव को देखकर वह अत्यंत खुश हुआ, और फिर आरव ने उसकी भी पिटाई कर दी। उसे बताया गया कि अरोरा फैमिली का प्रमुख और कई बुजुर्ग मारे जा चुके हैं। साथ ही आरव ने खुद लव को बहुत सारे सिद्धांत सिखाए। कम से कम उसकी सौंदर्य समझ तो सही होनी चाहिए। उसने लव को गंभीरता से ये भी बताया कि उसका पिता बहुत सती व्यक्ति है। अगर अपनी बेटी के लिए पति ढूंढना है तो सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए कि वो सुंदर हो। समय दिन प्रतिदिन बीतता गया। आरव बाहर की दुनिया में अपने अनुभवों पर चिंतन करता रहा। 3 वर्ष बाद वह रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म के 9वें स्तर की चरम सीमा पर पहुंच गया। अब वह नियमों की शक्ति के सहारे लाइफ सेवरिंग रेल्म में प्रवेश कर सकता था। लेकिन उसने जल्दबाजी में ब्रेक थ्रू नहीं किया, बल्कि अपनी शक्ति को और निखारता रहा। और 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों में आरव ने कल्टीवेशन नहीं की, इसके बजाय उसने अपना समय परिवार और बच्चों के साथ बिताया। 9 प्रोविंसेस की स्पिरिचुअल एनर्जी अब अत्यंत प्रचुर थी और उसकी स्त्रियों की कल्टीवेशन लेवल भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। साथ ही वहां अनगिनत दुर्लभ प्राकृतिक खजाने भी मौजूद थे। यहाँ तक कि वीना, जिसकी कल्टीवेशन पहले सबसे कम थी, अब नासेंट सोल रेल्म तक पहुंच चुकी थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसकी किसी भी स्त्री ने गर्भधारण नहीं किया। इसका कोई उपाय नहीं था। आरव अब बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका था। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का दमन अत्यधिक प्रबल था। जितना अधिक शक्तिशाली जीव होता है, उसके वंशज जन्म से ही उतने अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए जितनी शक्तिशाली कोई शक्ति होती है, उसके लिए नए जीवन को जन्म देना उतना ही कठिन होता है। वरना रोहित की केवल एक बेटी सरस्वती नहीं होती। और उसी दिन आरव ने आखिरकार वह कदम उठाने का निर्णय लिया और लाइफ स्लेइंग रेल्म में प्रवेश करने की तैयारी की। वह पिछले 70,000 वर्षों में कोशा की बेड़ियां तोड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति बनने वाला था। जीवन को काटना, आरव खुद से बुदबुदाया। 9 प्रोविंसेस की कल्टिवेशन रेल्म्स थीं। बॉडी टेम्परिंग रेल्म, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म, हेवन रीचिंग रेल्म, प्रोफाउंड कोर रेल्म, प्राइमोर्डियल सोल रेल्म, सी ओपनिंग रेल्म, पर्ल रेल्म, कैलमिटी रिबर्थ रेल्म और कैलमिटी रिलीज रेल्म। यह 9वां रेल्म था और लाइफ सेवरिंग रेल्म 10वां रेल्म था। हेवनली क्लाउड को नष्ट करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती थीं। पहली यह कि व्यक्ति कोशा की मूल शक्ति को नियंत्रित कर सके। दूसरी यह कि उसके पास 10वें रेल्म को तोड़ने की शक्ति हो। जब आरव रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म तक पहुंचा था, तब उसने अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करके 10वें रेल्म को तोड़ने की शक्ति प्रकट की थी। इसी वजह से वह हेवनली क्लाउड को समाप्त कर सका था। अब आरव रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म के 9वें स्तर की चरम सीमा तक पहुंच चुका था। लाइफ सेवरिंग रेल्म में उसने केवल बूढ़े शेर को देखा था, लेकिन उसे महसूस होता था कि शायद वह वॉइड रिटर्निंग रेल्म के विशेषज्ञों से भी लड़ सकता है। वह 10 रेल्म से भी ऊपर का अस्तित्व था, लाइफ सेवरिंग रेल्म से भी परे। बेशक ये केवल उसका अनुमान था, आरव खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानता था। इसके अलावा उसने पहले बूढ़े शेर से बातचीत की थी। बूढ़े शेर ने उसे बताया था कि बाहरी दुनिया के अस्तित्व 9 प्रोविंसेस के लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उसने आरव को चेतावनी दी थी कि बाहरी दुनिया को कभी कम मत आंको। आरव ने स्वाभाविक रूप से उसे कभी कम नहीं आंका था। आखिर जो जातियां 9 प्रोविंसेस के ह्यूमन एम्परर को मार सकती थीं और 70,000 वर्षों तक 9 प्रोविंसेस को गुलाम बना सकती थीं, वे कमजोर कैसे हो सकती थीं? लेकिन सबसे भयावह बात यह थी, बूढ़े शेर ने कहा था कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन सबसे शक्तिशाली नहीं है। इससे आरव के भीतर कोशा के बाहर की दुनिया के प्रति कुछ उत्सुकता पैदा हो गई थी। उस दिन मंदिर के ऊपर एक विशाल बवंडर प्रकट हुआ जो किसी दिव्य ड्रैगन जैसा दिखाई दे रहा था और पागलों की तरह 9 प्रोविंसेस की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख रहा था। अंततः सुनहरी रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। शुभ ध्वनियां पूरे 9 प्रोविंसेस में गूंज उठीं। आरव सफलतापूर्वक लाइफ स्लेइंग रेल्म में प्रवेश कर चुका था। ह्यूमन एम्परर के लाइफ स्लेइंग रेल्म में प्रवेश करने से कोशा के लोग अत्यंत उत्साहित हो गए। 10,000 वर्षों की महान आपदा आने वाली थी, लेकिन साधारण लोगों के लिए इसका ज्यादा अर्थ नहीं था। विशाल महासागर और बदलते युगों के बीच मानव जीवन तो केवल 100 वर्षों का होता है, लेकिन शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए 300 वर्ष वास्तव में बहुत कम समय था।
कुछ एंशंट आर्टिफैक्ट्स तो सैकड़ों वर्षों तक एकांत साधना में रहते थे। अब जबकि आरव लाइफ सेवरिंग रेल्म में प्रवेश कर चुका था, अनगिनत लोगों ने आशा देखी, शायद 10,000 वर्षों की महान आपदा से बचने का अवसर मौजूद था। लाइफ सेवरिंग रेल्म में प्रवेश करने के बाद आरव बड़ी संख्या में एंशंट आर्टिफैक्ट्स लेकर फिर एकांत साधना में चला गया। उसे स्टार चार्ट के भीतर लाइफ सेवरिंग रेल्म की कल्टिवेशन टेक्निक प्राप्त हुई थी। यिन यांग कोडेक्स, एक उच्च स्तर की सेंट लेवल कल्टिवेशन टेक्निक। ये यिन और यांग की शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी और भ्रम को वास्तविकता में बदल सकती थी। ये लाइफ सेवरिंग रेल्म की सबसे शक्तिशाली टेक्निक थी। आरव फिर एकांत साधना में चला गया। पलक झपकते ही 100 वर्ष बीत गए। उसकी सभी पत्नियां कल्टिवेटर्स थीं और अब उनकी कल्टिवेशन लेवल भी काफ़ी ऊंची हो चुकी थी। अब 9 प्रोविंसेस स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर था, कल्टिवेशन के लिए उपयुक्त था और वहां असीमित खजाने और संसाधन मौजूद थे। उनके लिए 100 वर्ष कोई लंबा समय नहीं था। आरव के 100 वर्षों से अधिक समय तक एकांत साधना में रहने के दौरान सबने खुद को कल्टिवेशन में पूरी तरह झोंक दिया। महान आपदा निकट आ रही थी। अंत में क्या होगा कोई नहीं जानता था, लेकिन वे आरव पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं। वे नहीं चाहती थी कि महान युद्ध के समय उसका ध्यान भटके। इन 100 वर्षों में केवल आरव की पत्नियां ही नहीं बल्कि लव और तन्वी ने भी कल्टीवेशन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। अब लव ट्रिब्यूलेशन रेल्म में प्रवेश कर चुका था और एंशिएंट सेक्रेड बॉडी के डिवाइन ट्रेजर्स को समझ चुका था। वह हमेशा स्थिर और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता था, कभी जल्दबाजी में ब्रेक थ्रू नहीं करता था। उसका लक्ष्य हर रेल्म में चरम सीमा तक पहुंचना था। कुछ समय तक वह पागलों की तरह चार्ल्स नाम के मोटे युवक को खोजता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे उस व्यक्ति की कोई खबर नहीं मिली। जैसे जैसे लव बड़ा हुआ उसे धीरे धीरे उस समय की सच्चाई का अंदाजा होने लगा। पिछले 100 वर्षों में लव कभी किसी स्त्री के करीब नहीं गया। उसने पूरा ध्यान कल्टिवेशन पर रखा। इस मामले में वह अपने पिता से बिल्कुल अलग था। तन्वी की स्थिति भी वैसी ही थी। अब वो इतनी सुंदर थी कि अपनी माँ और आंटियों से बिल्कुल कम नहीं थी। बहुत से पुरुष उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, लेकिन तन्वी को उनमें से कोई पसंद नहीं आया। उसका एक सपना था, वह ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहती थी जो उसके पिता को हरा सके। दुर्भाग्य से फिलहाल पूरे कोशा में ऐसा कोई नहीं था। जब आरव एकांत साधना से बाहर आया तो उसकी आभा गहरी और संयमित थी। उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। पिछली साधना में जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स वह साथ ले गया था वे अब पूरी तरह उसके भीतर समा चुके थे। अब कोश लगभग खाली हो चुका था, कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट शेष नहीं बचा था। जब लोगों को पता चला कि आरव एकांत साधना से बाहर आ गया है तो अनगिनत लोग उसकी ओर उमड़ पड़े। आरव ने राजरोहित और बाकी लोगों से पिछले 100 वर्षों में कोशा की स्थिति के बारे में पूछा। या मैजेस्टी, सब कुछ ठीक है और तीनों रेसेस की कुल शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। समूह ने कोशा की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट दी। आरव संतोष से सिर हिलाया। इसके बाद परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ और उसने कुछ समय शांति से बिताने का निश्चय किया। रात में पूरा परिवार भोजन की मेज के चारों ओर बैठा था। सुनैना, रेडविच, समृद्धि, चांदनी, नैना, वीणा, आराध्य, काव्य, चियू, लियाशांक, तन्वी और लव। आरव मुस्कुराया और अपने परिवार की ओर देखा। उसका स्वभाव अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर हो चुका था। वह अब 140 वर्ष से अधिक आयु का था, लेकिन अब भी किसी युवा जैसा दिखता था। जिज्ञासा में आरव ने लव से पूछा कि उसने अब तक कोई डाउएस्ट पार्टनर क्यों नहीं चुना। आखिर जब वह 20 वर्ष का था तब उसके पास कई स्त्रियां थीं। पिताजी, मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। महान आपदा अभी समाप्त नहीं हुई है और अभी स्त्रियां केवल बोझ हैं। लव ने अत्यंत गंभीरता से कहा, स्त्रियां बोझ हैं? मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। आरव निरुत्तर होकर सिर हिलाने लगा। फिर उसने तन्वी की ओर देखा और पूछा कि उसने भी कोई डाउएस्ट पार्टनर क्यों नहीं चुना। मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती हूं जो मेरे पिता से भी बेहतर हो। तन्वी ने गंभीरता से कहा। आरव, ठीक है। लगता है तन्वी का विवाह जीवन भर नहीं हो पाएगा। काव्य ने जिज्ञासा से पूछा। ब्रदर इन लॉ, आपकी वर्तमान कल्टिवेशन लेवल क्या है? आरव की सभी स्त्रियां पहले जैसी ही दिखती थीं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया था। यहाँ तक कि काव्य, जो अब सी ओपनिंग रेल्म में थी, बिल्कुल बूढ़ी नहीं दिखती थी। लाइफ सेवरिंग रेल्म 8वें स्तर की चरम सीमा। आरव मुस्कुराया। तो ब्रदर इन लॉ, आप 9वें स्तर में ब्रेक थ्रू क्यों नहीं करते?
काव्य ने जिज्ञासा से पूछा। अभी भी समय था। कोशा की सीमा केवल रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म थी। आरव विशेष परिस्थितियों में लाइफ स्लेइंग रेल्म तक पहुंचा था, लेकिन फिर भी वह 9वें स्तर तक पहुंचने से पहले एकांत साधना से बाहर क्यों आ गया? बाकी लोग भी उत्सुकता से आरव की ओर देखने लगे। हे चिंता मत करो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। आरव मुस्कुराया। इसके बाद किसी ने और सवाल नहीं किए, काव्य भी नहीं। हालांकि उसका रूप बहुत नहीं बदला था, लेकिन वह अब युवा नहीं रही थी। लव और तन्वी दोनों 100 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके थे, तो एक बड़ी बहन होने के नाते वह तो और भी अधिक उम्र की थी। आरव ने अपनी एकांत साधना जारी नहीं रखी, लेकिन उसकी पत्नियां बारी बारी से साधना में जाने लगीं। हालांकि हमेशा कोई न कोई उसके साथ रहता था, लगभग हर वर्ष एक व्यक्ति, मानो ये कोई अनकहा नियम हो। अब उसका बेटा और बेटी दोनों बड़े हो चुके थे। आरव को उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। वह हर दिन अपनी पत्नियों के साथ पूरे कोशा में घूमता और विभिन्न सुंदर दृश्यों का आनंद लेता। और इसी तरह 1 और 100 वर्ष बीत गए। 1 शताब्दी के बाद कोशा के 2 जिद्दी लोग आखिरकार बोल पड़े, प्रशांत प्रीफेक्चर का पूर्व शाही पूर्वज और जयंत आखिरकार वह जानकारी हासिल करने में सफल हो गया जो आरव जानना चाहता था। उन्होंने आरव को मृत्यु ऊर्जा की उत्पत्ति के बारे में बताया। उन्होंने यह बात ऐसे कही मानो वे पहले से अपनी मृत्यु के लिए तैयार हों। जैसे ही उन्होंने जानकारी दी, मृत्यु ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। उनकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स धीरे धीरे नष्ट हो गईं और अंत में वे स्वयं मृत्यु ऊर्जा बनकर शून्य में विलीन हो गए। भाई ये क्या था? जयंत आश्चर्य से चिल्लाया। अच्छी चाल है, आरव ने आह भरी। उसने जयंत से कहा कि इस मामले को गुप्त रखा जाए और इसे बाहर न फैलाया जाए। अब 10,000 वर्षों की महान आपदा आने में केवल 100 वर्ष बचे थे। अब कोई नहीं जानता था कि आरव कितना शक्तिशाली हो चुका है। वह किसी अंतहीन खाई जैसा था जिसकी गहराई का अनुमान लगाना असंभव था। जब आरव पहली बार एकांत साधना से बाहर आया था, तब बूढ़ा शेर उसके भीतर कुछ महसूस कर सकता था, लेकिन अब उसे केवल खतरा महसूस होता था। पलक झपकते ही कई दशक बीत गए। अब महान आपदा आने में केवल 3 वर्ष शेष थे। 3 वर्ष। ये समय लंबा भी हो सकता था और बहुत छोटा भी। इसके अलावा 10,000 वर्षों की महान आपदा इन अंतिम 3 वर्षों में किसी भी समय उतर सकती थी। आज का कोशा पहले जैसा नहीं रहा था। ये भूमि अब शक्तिशाली विशेषज्ञों से भरी हुई थी। आरव द्वारा 9 प्रोविंसेस की मूल शक्ति को सक्रिय करने और गोल्डन ड्रैगन से उसे स्नान कराने के बाद पूरे 9 प्रोविंसेस में बड़ी संख्या में रिलीज कैलमिटी रेल्म के विशेषज्ञ जन्मे थे। यहाँ तक कि लव भी अब रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म में पहुंच चुका था। लव की शक्ति अत्यंत भयावह थी। हालांकि वह केवल रिलीज रेल्म के 3रे स्तर पर था, लेकिन 9 प्रोविंसेस के कोई भी एंशिएंट बीइंग्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तन्वी भी रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि वह केवल पहले स्तर पर थी, लेकिन उसकी विधियां अत्यंत रहस्यमयी थीं। उसकी आंखों में मौजूद यिन और यांग ऊर्जा स्वर्गीय नियमों की सभी शक्तियों को विघटित कर सकती थी। आरव की पत्नियों की शक्ति भी बढ़ चुकी थी। उनमें सबसे शक्तिशाली समृद्धि थी, जो अब रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म के पहले स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसके पास यिन यांग सेक्रेट बॉडी था, जो बाकी सभी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसके बाद सुनैना थी। नहीं, अब उसे सुनैना कहा जाना चाहिए। 100 वर्ष पहले रोहित स्वयं रघुवंशी फैमिली के पास गया था। उन्होंने रघुवंशी फैमिली को मजबूर किया कि वे सुनैना का नाम बदलकर सुनैना करें और उसका नाम रघुवंशी फैमिली की वंशावली से हटा दें। लोकेश और जुनैद ने सीधे समझौता कर लिया। पहले दोनों परिवार सुनैना के सरनेम को लेकर बहस कर चुके थे। अंत में रोहित ने खुद आगे बढ़कर निर्णय लिया। अब सुनैना के पास ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर की चरम शक्ति थी। उसके बाद चांदनी क्रिम्सन विच और नैना सभी ट्रिब्यूलेशन रेल्म की शक्ति रखती थीं। नैना को ब्रेक थ्रू करने से पहले बहुत अनुभव जमा करना पड़ा था। पहले जयपुर प्रीफेक्चर में उसकी क्षमता दबा दी गई थी। अब स्टार्ट कॉन्टिनेंटल आने के बाद उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। काव्य, वीना, बबली, लियाशांग और आराध्य भी अब अपनी रक्षा करने में सक्षम थीं। आरव को किसी बात की चिंता नहीं थी। इसके अलावा उसकी योजना में कभी भी इन लोगों को युद्ध में उतारने का इरादा नहीं था। अब अंतिम 3 वर्षों का समय शुरू हो चुका था। पहले जमा की गई सारी पिल्स कोशा के कल्टिवेटर्स में बांट दी गईं। हालांकि पिल्स सबको दी गईं, लेकिन उनकी मात्रा कल्टिवेटर की कल्टिवेशन लेवल के अनुसार अलग अलग थी।
महान आपदा आने वाली थी। उस समय नासेंट सोल रेल्म के विशेषज्ञ यहाँ तक कि ट्रिब्यूलेशन लाइफ रेल्म के विशेषज्ञ भी केवल कैनन फॉडर बन सकते थे। जब नासेंट सोल रेल्म और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को पिल्स दी गई तो उन्हें एक अतिरिक्त वस्तु भी दी गई, फॉलिंग वैली लिक्विड। यह वही वस्तु थी जिसका उल्लेख आरव ने पहले लोकेश से किया था। उसने लोकेश को आदेश दिया था कि इस प्रतिबंधित दवा का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाए। यह एक निराशाजनक युद्ध था, हर कीमत पर लड़ाई। इन अंतिम 3 वर्षों में आरव मंदिर में ही रहा, अपने परिवार के साथ अंतिम शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए। उसी समय कोशा की स्पिरिचुअल पावर भी अपने चरम पर पहुंच गई और अब गिरने वाली थी। 6 महीने बाद अचानक पूरे कोशा की भूमि हिंसक रूप से कांप उठी। आकाश टूटने लगा, धरती फट गई, सितारे हिलने लगे। 9 प्रोविंसेस के अलग अलग स्थानों पर ब्रह्मई द्वार खुल गए। उन द्वारों से एक के बाद एक बाहरी संसारों के युवा प्रतिभाशाली और मॉन्स्ट्रस जीनियसेस अंदर आने लगे। 10,000 वर्षों की महान आपदा आ चुकी थी। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी कम नहीं है जितनी मैंने सोची थी। विच गॉड क्लैन का एक युवा प्रतिभाशाली ब्रह्मई द्वार से बाहर आया और चारों ओर देखने लगा। उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी और उसके पास कैलमिटी रिलीफ रेल्म के तीसरे स्तर की शक्ति थी, लेकिन बाहरी संसारों में उसे केवल एक साधारण जीनियस माना जाता था। रिकॉर्ड्स के अनुसार कोशर एक बंजर भूमि थी, इसलिए यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या था? ये तो रिकॉर्ड्स से पूरी तरह अलग था। हालांकि यह बाहरी संसारों से बहुत कम था, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक था। विच गॉड क्लैन का रूप 9 प्रोविंसेस की मानव जाति जैसा ही था। विच गॉड क्लैन स्वर्गों की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक। इस जाति के पास अत्यंत शक्तिशाली सेंसरी एबिलिटीज थीं और वे विशाल होंगशन स्टारफील्ड में भी एक भयानक शक्ति माने जाते थे। सच में यहाँ की स्पिरिचुअल पावर रिकॉर्ड से कम 3 गुना अधिक है, लेकिन यह अच्छी बात है, हम यहाँ से और अधिक संसाधन लूट सकते हैं। 10,000 मील दूर खड़ा 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक युवक बोला। उसके शरीर के निचले हिस्से में केवल 2 पैर थे। यह आइस क्लैन था। यही वो जाति थी जिसने कभी विच गॉड क्लैन के साथ मिलकर 9 प्रोविंसेस को नष्ट किया था और दोनों पक्षों ने गठबंधन बनाया था। बहुत अच्छा, अब नरसंहार शुरू हो। विच गॉड क्लैन के युवक ने दूर से आइस क्लैन के युवक का समर्थन किया। बाहरी डीमंस का कोशा में प्रवेश पूरी तरह रैंडम स्थानों पर होता था। ये दोनों जातियों के मॉन्स्ट्रस जीनियसेस के लिए एक ट्रायल था। उनकी नज़रों में 9 प्रोविंसेस केवल एक स्लेव रेल्म था, विच गॉड क्लैन के लिए चरागाह जैसी भूमि जहां वे कभी भी आकर कटाई और नरसंहार कर सकते थे। पूरे कोशा में यही दृश्य हो रहा था। बाहरी संसारों के अनगिनत एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियसेस भीतर प्रवेश कर चुके थे। वे अपनी ट्रायल्स और स्लॉटर शुरू करने वाले थे। पूरे 9 प्रोविंसेस के अनगिनत जीव ये दृश्य देखकर भय से कांप उठे। बाहरी संसारों का कोई भी साधारण युवा जीनियस रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म में था। ऐसे शत्रुओं से कैसे लड़ा जा सकता था? यहाँ तक कि बाहरी संसारों के कुछ मॉन्स्ट्रस जीनियसेस लाइफ सेवरिंग रेल्म में भी उतर चुके थे। आज बाहरी संसारों के प्राणियों के रक्त से हम 9 प्रोविंसेस के पूर्वजों को बलि देंगे। उसी क्षण आरव की आवाज पूरे 9 प्रोविंसेस के अनगिनत जीवों के कानों में गूंज उठी। विच गॉड को मारो, आइस का सिर काटो, उनके रक्त में स्नान करो, उनका मांस खाओ। कोशा के योद्धाओं, मेरे साथ चलो और हत्या करो। गर्जना। एक ही क्षण में संसार का रंग बदल गया। आकाश में रक्त रंग का सूर्य चमक उठा। मारो, मारो, मारो। अनगिनत गर्जनाएं पूरे कोशा में गूंज उठीं। क्या हो रहा है? ये इंडिजिनस क्रीचर्स, इन्हें हमसे डर नहीं लग रहा। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के अनगिनत प्रतिभाशाली और मॉन्स्ट्रस जीनियसेस स्तब्ध रह गए। वे यहाँ उपहास और नरसंहार करने के इरादे से आए थे, जैसे बाघ भेड़ों के झुंड में प्रवेश करते हैं। लेकिन परिणाम कोशा के जीवों का रवैया इतना अलग क्यों था? उन्हें डरना चाहिए था, उन्हें घबराना चाहिए था। फिर उनके भीतर इतनी प्रबल लड़ने की इच्छा क्यों थी? पूरे 9 प्रोविंसेस में बड़े युद्ध शुरू हो चुके थे। हेवनली गॉड लैंड के मंदिर के ऊपर आइस क्लैन के कई शक्तिशाली सदस्य तुरंत वहां पहुंच गए। कारण केवल एक था, क्योंकि इस स्थान पर स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे अधिक थी और वास्तुकला अत्यंत भव्य थी, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ खजाने और प्रचुर संसाधन मौजूद होंगे। वे इस संसार के संसाधनों को लूटने और यहाँ के लोगों को मारने आए थे।
आरव शांत भाव से ह्यूमन एम्परस सेप्टर पकड़े हुए आकाश में मौजूद आइस क्लैन के कई प्रतिभाशाली युवाओं को देख रहा था। 3 सिर और 6 भुजाएं समझ गया, आरव धीरे से बुदबुदाया, उसकी आंखों में समझ का भाव उभरने लगा। कभी जयपुर प्रीफेक्चर में वह गलती से जायंट के अंडरग्राउंड पैलेस में चला गया था। उस समय ट्रेजर पवेलियन के अनुसार रहस्यमयी कॉप्स उसी अंडरग्राउंड पैलेस से लाई गई थी। इस आधार पर वह कॉप्स निश्चित रूप से आइस क्लैन की रही होगी। रोहित राज, जमशेद, लव, तन्वी और आरव की कई पत्नियां उसके पीछे खड़ी थीं। उनकी आंखें ठंडी थीं और वे आकाश में मौजूद आइस क्लैन के प्रतिभाशाली युवाओं को घूर रही थीं। ये डीमंस बहुत बूढ़े नहीं थे, सभी के चेहरे सुंदर थे, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं उन्हें विचित्र बना रही थीं। यही है इस दुनिया के इंडिजिनस क्रीचर्स? बुरे नहीं हैं, ये नेटिव्स काफ़ी मजबूत हैं, लगता है यहाँ कुछ खजाने जरूर होंगे। पहले इन्हें मारें या आइस क्लैन के ये प्रतिभाशाली युवक आपस में बातचीत करने लगे मानो आरव और बाकी लोग केवल चींटियां हों जिन्हें आसानी से कुचला जा सकता था। पिताजी, मैं युद्ध की अनुमति चाहता हूँ। लव आगे बढ़ा, उसका चेहरा ठंडा था और उसकी हत्या की इच्छा उबल रही थी। जाओ, आरव ने धीरे से कहा। ये आइस क्लैन के प्रतिभाशाली युवक अत्यंत शक्तिशाली थे। 4 लोगों में से 3 रिलीज रेल्म के 9वें स्तर की चरम सीमा पर थे। और यह समझना चाहिए, बाहरी संसार 9 प्रोविंसेस से अलग थे। वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी प्रचुर थी, नियम पूर्ण थे। वहाँ की कल्टिवेशन टेक्निक्स 9 प्रोविंसेस से कहीं श्रेष्ठ थीं। सामान्य परिस्थितियों में समान स्तर के युद्ध में 9 प्रोविंसेस के लोग निश्चित रूप से हार जाते। लव ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। फिर वह आकाश में उड़ गया। मारो! लव किसी प्राचीन फरोशियस गॉड की तरह दिखाई दे रहा था। केवल उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही स्वर्ग को हिला सकती थी। एक चींटी विद्रोह करना चाहती है। हे केवल रिलीज कैलमिटी रेल्म के 3रे स्तर पर होकर भी हमें चुनौती देने की हिम्मत। इसका मोमेंटम बुरा नहीं है। आइस क्लैन के मॉन्स्ट्रस जीनियसस पहले लव की उपस्थिति से थोड़े चौंके थे। उन्हें लगा था कि वो कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ होगा, लेकिन परिणाम, वह केवल रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म के 3रे स्तर पर था। उन्होंने लव को तिरस्कार से देखा और बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन लव ने ऐसा मुक्का मारा जो सूर्य की तरह चमक रहा था। उससे अनंत सुनहरी रोशनी फैल रही थी और उसमें थंडर की शक्ति भी थी। क्या पुच्छ! आइस क्लैन का रिलीज रेल्म के 9वें स्तर का एक प्रतिभाशाली युवक लव के क्रोधित मुंह से सीने में छेद होकर उड़ गया। उसका रक्त जमीन पर बिखर गया और उसका शरीर दर्जनों टुकड़ों में टूट गया। एक मुक्का, पूर्ण पराजय। ये कैसे संभव है? धतेरे की, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आइस क्लैन के ये डीमंस पूरी तरह स्तब्ध रह गए। क्या सामने खड़ा ये युवक सच में इतना शक्तिशाली था? यह उनकी कल्पना से बहुत परे था। अभी जो आइस क्लैन का प्रतिभाशाली युवक लव के मुंह से टूट गया था, उसका रक्त फिर से इकट्ठा हुआ और उसने अपना शरीर पुनः बना लिया, हालांकि उसकी आभा बहुत कमजोर हो चुकी थी। वे रिलीज रेल्म तक पहुंच चुके थे। उन्हें इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता था। उन्हें मारने का एकमात्र तरीका था फिजिकल बॉडी और प्राइमोर्डियल स्पिरिट दोनों को एक साथ नष्ट करना। धतेरे की, आइस क्लैन का वो प्रतिभाशाली युवक क्रोध से गरज उठा। वो वास्तव में स्लेव रेल्म के एक कमजोर व्यक्ति से इतनी आसानी से हार गया था? कौन है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? लव गरजा। उसकी फाइटिंग स्पिरिट ने आकाश के बादलों को चीर दिया। रोहित राज और बाकी लोग अत्यंत उत्साहित हो गए। योर मैजेस्टी में। रोहित कुछ क्षण झिझका और फिर बोला, जाओ। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे ही शब्द गिरे, रोहित और राज तुरंत निकल गए। गोलू, अरुण, जयकांत और बाकी पियरलेस एक्सपर्ट्स को आरव पहले ही दूसरे बड़े राज्यों में भेज चुका था। पिछले बाहरी आक्रमणों में भी उनके प्रवेश स्थान पूरी तरह रैंडम थे। शून्य के ऊपर लव अकेले ही आइस क्लैन के कई प्रतिभाशाली युवाओं को दबाकर बेरहमी से पीट रहा था। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी समान स्तर वालों के बीच अजेय है, ये केवल कहावत नहीं थी। बाहरी संसारों के मॉन्स्ट्रस जीनियसेस का सामना करते हुए भी लव निडर था। पिताजी, मैं भाई की मदद करने जाना चाहती हूँ। तन्वी ने अपनी छोटी मुट्ठी लहराई। उसकी आंखों में यिन और यांग ऊर्जा घूम रही थी। नहीं, आरव ने सिर हिलाया। क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें क्या बताया था? लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। आरव ने धीरे से कहा,
तुम्हारी माँ और तुम्हारी आंटियों को अभी तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता है। हालांकि तन्वी अनिच्छुक थी, लेकिन उसने अंततः मान लिया। जमशेद, उपस्थित, मंदिर को छिपाओ। हाँ। अगले ही क्षण पूरा मंदिर जमीन से उठने लगा और धीरे धीरे शून्य में ऊपर जाने लगा। ये सब आरव की पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था। सुनैना, समृद्धि और बाकी सभी चिंतित दिखाई दे रही थीं। वे सभी आरव के साथ रहकर युद्ध करना चाहती थीं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, आरव हल्के से हंसा। टेम्पल ऑफ द गॉड्स के ऊपर एक वॉइड रिफ्ट प्रकट हुई और पूरा मंदिर हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट के भीतर गायब हो गया। मंदिर के भीतर रघुवंशी फैमिली के लोग, स्काई सेक्ट वामिका, एल्डर कियाओ रीम और बाकी सभी मौजूद थे। महान आपदा के आने से पहले आरव उन सभी लोगों को मंदिर में ले आया था जिन्हें वह जानता था। टेम्पल ऑफ द गॉड्स, वह भव्य महल जो कभी यहाँ खड़ा था, अब गायब हो चुका था। अब केवल आरव ही वहाँ हाथ पीछे बांधे खड़ा था, शून्य के ऊपर। लव अभी अभी आइस क्लैन के एक डेमन को अपने नंगे हाथों से चीर चुका था। उसका शरीर चमकते लाल रक्त से सना हुआ था। लव, क्या तुम सच में इसे अकेले संभाल सकते हो? आरव ने शांत स्वर में पूछा। हाँ। लव की फाइटिंग स्पिरिट आकाश तक पहुंच रही थी। वह आइस क्लैन के इन मॉन्स्ट्रस टैलेंट्स से बिल्कुल नहीं डर रहा था। अगर ऐसे दर्जनों और भी आ जाएं तब भी मैं अकेला ही उन सबको आसानी से मार सकता हूँ। पिताजी, चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छा, आरव मुस्कुराया। वह अपने बेटे से अत्यंत संतुष्ट था। कम भक्त, बहुत घमंडी है। लव के विरोधी क्रोध से भर उठे। उन्हें यह अपमान सहन नहीं हो रहा था कि स्लेव रेल्म के लोग उन्हें इतना तुच्छ समझ रहे थे। लेकिन सच ये था कि लव को इतना घमंडी होने का पूरा अधिकार था। अपनी शक्ति के बल पर सामने मौजूद बाहरी संसारों के इतने सारे प्राणी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अगर रिलीज रेल्म के कल्टिवेटर्स की जीवन शक्ति इतनी प्रबल न होती और लव की कल्टिवेशन लेवल थोड़ी कम न होती, तो सामने मौजूद आइस क्लैन के सभी प्रोडिजीज बहुत पहले मर चुके होते। मारो। शून्य के भीतर लव एक बार फिर आगे बढ़ा। ह्यूमन एम्परस सेप्टर पकड़े हुए आरव ने अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीं। उसकी डिवाइन सेंस पूरे 9 प्रोविंसेस के युद्धों को देख रही थी। हर बड़े राज्य में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। विनाशकारी लड़ाइयां हो रही थीं। अनगिनत लोग मर रहे थे और घायल हो रहे थे। जयपुर हेवनली गॉड टेम्पल के बुजुर्ग जैसे आरुण और गोलू वहां मौजूद थे। वो स्थान 9 प्रोविंसेस में सबसे खराब स्पिरिचुअल एनर्जी वाला क्षेत्र था और उसका क्षेत्रफल भी छोटा था। इसीलिए वहां बहुत कम एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मॉन्स्टर्स पहुंचे थे। विंज्ड एम्परर स्टेट के रॉयल पेट्रियार्क जय के साथ कई रिलीज कैलमिटी रेल्म के विशेषज्ञ भी वहां मौजूद थे जो पहले विंज्ड एम्परर स्टेट में छिपे हुए थे। इसके अलावा हेवनली मिस्ट्री सेक्ट के कई रिलीज रेल्म एक्सपर्ट्स को पहले से वहां तैनात किया गया था। नेदरवर्ल्ड प्रीफेक्चर डेमन एम्परर और दर्जनों डेमन लीडर्स हत्या की इच्छा से भरे हुए थे। 300 वर्षों तक स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रचुरता के कारण इन डेमन लीडर्स की कल्टिवेशन लेवल्स काफ़ी बढ़ चुकी थीं। हालांकि वे रिलीज रेल्म के 9वें स्तर की चरम सीमा तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी 2 या 3 छोटे रेल्म्स तक आगे बढ़ चुके थे। वॉर एम्परर स्टेट, फेदर एम्परर स्टेट, बार्बेरियन एम्परर स्टेट, ओवरलॉर्ड एम्परर स्टेट, अजूर एम्परर स्टेट, इन बड़े राज्यों में भी युद्ध चल रहा था। नकुल, अब्दुल और मोहक जैसे मॉन्स्ट्रस टैलेंट्स जो पहले ट्रिब्यूलेशन रेल्म की चरम सीमा पर थे, अब रिलीज कैलमिटी रेल्म में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि वे बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन एक समूह के रूप में वे अब भी युद्ध करने की क्षमता रखते थे। डिवाइन जनरल्स रणबीर, बिलाल, राजवीर और जीवन विभिन्न शहरों की रक्षा कर रहे थे और मानव जाति की सुरक्षा में लगे थे। पहले आरव ने आदेश दिया था कि सभी जीव एकत्र होकर रहें ताकि कैजुअल्टीज कम से कम हों। लेकिन इतनी व्यवस्था के बावजूद बहुत ही कम समय में पूरा 9 प्रोविंसेस रक्त की नदी बन चुका था। इस बाहरी संसार के प्राणी अत्यधिक शक्तिशाली थे। कुछ ही सांसों में आरव ने ये सब देख लिया। उसने गहरी सांस छोड़ी और दूर क्षितिज की ओर देखा। फिर उसकी आकृति गायब हो गई। हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट पूरे 9 प्रोविंसेस के आधे क्षेत्र पर फैला हुआ था। वहां अनगिनत शक्तिशाली लोग थे और स्पिरिचुअल एनर्जी भी अत्यंत प्रचुर थी। इसलिए वहां का युद्ध सबसे अधिक भयानक था। डेमन रेल्म, मॉन्स्टर रेल्म और मानव जाति अब सभी युद्ध में उतर चुके थे। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के मॉन्स्ट्रस जीनियसेस के 9 प्रोविंसेस में प्रवेश करने के बाद कुछ लोग पहले एकत्र होने लगे, जबकि कुछ अलग अलग स्थानों पर नरसंहार करने निकल पड़े।
कोशा में प्रवेश करना उनके लिए ऐसे था जैसे बाघ भेड़ों के झुंड में घुस जाए। ये पूरी तरह एक तरफा स्लॉटर था। उसी समय मानव क्षेत्र के भीतर एक छोटे सेक्ट के सामने एक वृद्ध मानव खड़ा था। उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो रही थी। उसके पीछे मौजूद डिसाइपल्स भी बुरी तरह घायल थे। उनका रक्त धरती को लाल कर चुका था। हे कोशा की चींटियों, घुटनों के बल झुको और आत्मसमर्पण करो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। विच गॉड क्लैन का एक शक्तिशाली सदस्य ठंडी आवाज में बोला। उसके पास विच गॉड क्लैन के कई डेमोनिक फिगर्स खड़े थे। सभी के चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान थी। कोशा के लोग मरना स्वीकार करेंगे लेकिन समर्पण नहीं। सफेद बालों वाले बूढ़े की आंखें रक्तम हो उठी। वह जानता था कि वह शत्रु का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी उसने अपनी लाइफ एसेंस जलाकर अंतिम युद्ध करने का निर्णय लिया। उसके पीछे मौजूद डिसाइपल्स के चेहरे भी क्रोध से भरे हुए थे। हालांकि सामने मौजूद एक्सट्राटेरेस्ट्रियल मॉन्स्टर्स अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी वे युद्ध करना चाहते थे। हे तुम चींटियां अजूर ड्रैगन को हिलाने की कोशिश कर रही हो, मर जाओ। विच गॉड क्लैन का एक प्रोडिजी ठंडे स्वर में हंसा। उसने हल्के से अपना दाहिना हाथ उठाया जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। फिर उसने अपना हाथ नीचे किया और एक भयानक सुनहरा प्रकाश गोला नीचे उतरा जो बूढ़े व्यक्ति और इस सेक्ट के सभी शेष लोगों को मिटा देना चाहता था। सफेद बालों वाला बूढ़ा प्रतिरोध करना चाहता था लेकिन वह असहाय था। उनके पास भागने की ताकत तक नहीं थी, लेकिन अगले ही क्षण वह भयावह सुनहरा प्रकाश गोला अचानक टूट गया और राख बनकर बिखर गया। दूसरी ओर विच गॉड क्लैन के कई प्रोडिजी स्तब्ध रह गए। क्या हुआ? सफेद बालों वाला बूढ़ा और बाकी लोग भी स्तब्ध रह गए। उसने अविश्वास से अपनी आंखें मली। उसे लगा शायद वह भ्रम देख रहा है, क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा था और वह व्यक्ति था। तुमने बहुत मेहनत की है, आरव ने धीरे से कहा और धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सफेद बालों वाले बूढ़े की ओर देखा। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। सफेद बालों वाला बूढ़ा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। आरव इस व्यक्ति से पहले मिल चुका था। उसे याद था कि उसका नाम आशीष था। फ्लोटिंग पवेलियन की ऑक्शन के समय वह अपनी 7 पोतियों का परिचय उससे करवाना चाहता था। स्लेव रेल्म के लड़के, तुम कौन हो? शून्य में विच गॉड क्लैन का एक प्रोडिजी ठंडी आवाज में बोला। मैं कौन हूं? आरव धीरे धीरे मुड़ा और उस विच गॉड क्लैन के प्रोडिजी की ओर देखा जिसने अभी बात की थी। वो व्यक्ति जो तुम्हारे लोगों को मारेगा, मौत को दावत दे रहे हो। विच गॉड क्लैन के ये मॉन्स्ट्रस बीइंग्स तुरंत क्रोध से भर उठे। उनकी किलिंग इंटेंट अचानक उफान मारने लगी। लेकिन साथ ही वे भीतर से चौंक भी गए थे क्योंकि वे आरव की कल्टिवेशन लेवल को बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहे थे। क्या इस स्लेव रेल्म में वास्तव में कोई ब्रेक थ्रू रेल्म का पावर हाउस प्रकट हो गया था? ये कैसे संभव था? विच गॉड क्लैन के इन प्रोडिजीज को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि सामने वाले ने अपनी कल्टिवेशन लेवल छिपाने के लिए कोई विशेष विधि इस्तेमाल की है। स्वर्ग और पृथ्वी की शैकल से मुक्त होना लगभग असंभव था। विच गॉड क्लैन के ये शक्तिशाली लोग आरव को दबाकर पकड़ना चाहते थे और फिर अपनी इच्छा अनुसार उसे यातनाएं देना चाहते थे। लेकिन मरोगे तुम लोग, आरव ने शांत स्वर में कहा। वह बाहर से शांत दिख रहा था लेकिन उसके भीतर का क्रोध पहले ही उबल रहा था। अगले ही क्षण क्रिम्सन फ्लेम फट पड़ी और लपटों का विशाल समुद्र पूरे क्षेत्र को घेरने लगा। ये कोशा का नेटिव क्या करने वाला है? विच गॉड क्लैन का एक प्रोडिजी चौंक कर चिल्लाया। ये फ्लेम, ये तो क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम लगती है। इतनी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करके हमला करने के बजाय यह आग का समुद्र क्यों बना रहा है? क्या वह करने जा रहा है? ये नेटिव्स खतरनाक हैं, सब मिलकर हमला करो। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम अत्यंत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि होंगशन स्टारफील्ड में भी इसका नाम प्रसिद्ध था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतना शक्तिशाली तरीका इस्तेमाल करके आरव हमला क्यों नहीं कर रहा बल्कि पूरे क्षेत्र को आग के समुद्र में क्यों बदल रहा है। तुम लोग अभी समझ जाओगे, आरव हल्के से मुस्कुराया। हेवनली पनिशमेंट एंड अर्थली अनाइलेशन प्रकट हुए। उसकी आभा तेजी से बढ़ी और लाइफ स्लेइंग रेल्म की शक्ति फूट पड़ी। क्या? विच गॉड क्लैन के कई प्रोडिजीज भय से कांप उठे। ये शक्ति बहुत भयानक थी। वह सच में लाइफ सेवरिंग रेल्म तक पहुंच चुका था। कुछ ही सांसों बाद विच गॉड क्लैन के ये प्रोडिजीज पूरी तरह दबा दिए गए। आरव ने बेहद आक्रामक हमला किया। उनके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन आरव ने उन्हें मारा नहीं।
इसके बजाय वह लगातार हमला करता रहा। उसने इन मॉन्स्टर्स की सारी मूल शक्ति जला डाली और फिर उनकी फिजिकल बॉडीज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तुम क्या करना चाहते हो? स्लेव रेल्म के नेटिव, तुम हमें मारने की हिम्मत करते हो? रुको, रुको, आरव निर्दयी था। लाइफ सेवरिंग रेल्म में उसकी विधियां रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म से बहुत आगे थीं। कुछ ही क्षणों में विच गॉड क्लैन के ये प्रोडिजीज पूरी तरह अपंग बना दिए गए। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाला और इन विच गॉड क्लैन प्रोडिजीज को उसके भीतर डाल दिया। विच गॉड क्लैन के ये प्रोडिजीज पूरी तरह स्तब्ध रह गए। आखिर सामने वाला करना क्या चाहता था? जैसे ही वे स्पिरिट बीस्ट पाउच के भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक जिसके चेहरे के नैन नक्श बेहद कोमल थे, रक्तपिपासु मुस्कान के साथ उन्हें घूर रहा था। आशा है कि तुम लोग थोड़ा सहयोग करोगे। ज़्यादा जिद मत करना, क्योंकि इस बार मैं सच में तुम्हें यातना देकर मार डालूंगा, जयंत ने ठंडी आवाज में कहा। ये भी आरव की पहले से बनाई गई योजनाओं में से एक थी। कैदियों को पकड़ने के बाद जयंत से वो सारी जानकारी निकलवानी थी जो आरव जानना चाहता था। आग का समुद्र धीरे धीरे समाप्त हो गया और आरव शून्य में खड़ा रह गया। सिर्फ कुछ ही सांसों में आरव ने विच गॉड क्लैन के कई रिलीज कैलमिटी रेल्म प्रोडिजीज को दबा दिया था। ये दृश्य आशीष और बाकी लोगों को स्तब्ध कर चुका था। तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? आरव ने आश्चर्य से पूछा। ओह, अभी आसपास आग थी, आशीष ने पूरी तरह अविश्वास भरे चेहरे के साथ उत्तर दिया। आरव कड़वाहट से मुस्कुराया। चलो अब जाओ। वह पूरी तरह भूल गया था कि अभी उसने क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम छोड़ी थी, जिसने आशीष और बाकी लोगों को भी भीतर फंसा लिया था। धन्यवाद योर मैजेस्टी, आपने हमारी जान बचाई। आशीष और उसकी पोतियां आरव के सामने घुटनों पर झुक गईं और फिर वहां से चली गईं। अगले ही क्षण आरव गायब हो गया और अगले बैटलफील्ड की ओर बढ़ गया। क्रिम्सन डेमन फ्लेम से दुश्मनों को घेरना, यह आरव की योजना थी। वह अपनी ऑरा छिपाना चाहता था और इतनी जल्दी स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहता था। फिलहाल वह अपनी लाइफ सेवरिंग रेल्म की शक्ति उजागर नहीं करना चाहता था। महान युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और उसके पास दूसरी चिंताएं भी थीं। बाहरी संसारों के लाखों डीमंस कोश में प्रवेश कर चुके थे। बेशक यहाँ केवल रिलीज रेल्म के प्रोडिजीज ही नहीं थे, उनसे कमजोर लोग भी थे और यहाँ तक कि कुछ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जीनियसेस केवल नासेंट सोल रेल्म में थे। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के अलावा आरव ने कुछ अन्य एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रेसेस भी खोज ली थीं। सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट डेमन रेल्म, गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर पूरा रक्त से लथपथ था। उसके पीछे गोल्डन विंज्ड रॉक क्लैन के अनगिनत शक्तिशाली सदस्य हत्या की इच्छा से भरे हुए थे। मारो, मारो, इन सभी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कुत्तों को मार डालो। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर की किलिंग इंटेंट उफान पर थी। उसके सुनहरे पंख अब रक्त लाल हो चुके थे। गोल्डन विंज्ड रॉक क्लैन वास्तव में सबसे शक्तिशाली डेमन रेसेस में से एक कहलाने योग्य था। इस समय वे और भी अधिक साहसी हो चुके थे। उनमें से हर व्यक्ति मृत्यु से निडर था। उनके क्षेत्र पर हमला हुआ था। यहाँ विच गॉड क्लैन के रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म के 2 प्रोडिजीज मौजूद थे, साथ ही ट्रिब्यूलेशन रेल्म और कंट्रोल ऑफ द कॉल्ड्रन रेल्म के दर्जनों एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जीनियसेस भी थे। माइटी बुल डेमन क्लैन नितेश और माइटी बुल डेमन क्लैन के एंसेस्टर अपने ट्रू फॉर्म्स में थे। उनके हर कदम से पर्वत टूट रहे थे और धरती फट रही थी। वे मिलकर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल विच गॉड क्लैन के एक मॉन्स्ट्रस जीनियस से युद्ध कर रहे थे। स्पेस रिफ्ट क्लैन, स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर अपने ट्रू फॉर्म में बदल चुका था। वह एक विशाल धूसर फेरोशियस डॉग बन गया था जिसकी लंबाई 10,000 फीट थी। वह अपने क्लैंसमैन के साथ ट्रू फॉर्म्स में लड़ रहा था और ट्रिब्यूलेशन रेल्म तथा पर्ल रेल्म के सैकड़ों एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डीमंस को चीरकर टुकड़े टुकड़े कर चुका था। हेलो गाइस, आप लोग नई स्टोरी सुन सकते हो हमारे ऐप पे जाके, और इसका लिंक आपको मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सागा सीरीज नाम भी है, आप लोग नाम सर्च कर सकते हो। उसमें 2 स्टोरी मिलेंगी। मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस होगी एक स्टोरी, और एक नई स्टोरी आज शाम तक आ जाएगी। और बाकी जो पुरानी सीरीज़ हैं, जो कि 4 सीरीज़ यहाँ पर चलती है, इनके भी स्टार्टिंग एपिसोड्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे मंडे से। और उसके तर्जमाई के पड़े हुए हैं 23 एपिसोड्स। बाकी और इसका पार्ट्स डालूँगा और ये इसी वीक के अंदर सारा कुछ फिनिश हो जाएगा। आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें सागा सीरीज़। बाकी सीरीज़ भी मंडे से अवेलेबल हो जाएंगी।